टॉपिक टर्नआउट। टर्नआउट के अंदर कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे पास में अभी तक हमको तैयार हो चुके हैं, और वो ये टर्नआउट्स के लिए जैसे सबसे पहले टर्नआउट्स को प्रोवाइड इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन मूवमेंट है उसको चेंज कर सकें। इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो अभी तक इस तरह से तैयार हुए हैं कि जैसे अगर डायरेक्शन चेंज करने की बात करते हैं लेफ्ट हैंड टर्नआउट के अंदर, तो सबसे पहले वाला सेगमेंट हमें दिखाई देता है फेसिंग डायरेक्शन इधर है, ट्रेलिंग डायरेक्शन इस साइड में होगा। और जो पहला सेगमेंट जहाँ पे टंगरेल सेक्शंस पूरे डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन मूवमेंट को चेंज करने में कैपेबल होते हैं या हेल्प करते हैं, उन्हीं के साथ हम लोग एक जो जोन बनता है उसको बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ स्विच। इसके बाद में जो एक जोन मिलता है जहां पर हमको आउटर कर्व्ड लीड रेल और इनर स्टेट लीड रेल जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो जो सेगमेंट बन के मिलता है उसे बोलते हैं क्रॉसिंग, और उन्हीं के बेसिस पे ये डायरेक्शन यहाँ पे डिसाइड होते हैं। फेसिंग डायरेक्शन इधर से, ट्रेलिंग डायरेक्शन। यहाँ पर टंग रेल सेक्शन जिस डिस्टेंस को ट्रेवल कर जाते हैं वही डिस्टेंस अपने आप में कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रो ऑफ स्विच। इसमें एक ये भी था कि जो रेड पेन से शेडेड पोर्शन था या जो मार्क्ड पोर्शन था उसके अंदर इम्पैक्ट फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, तो रेगुलर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है। वहाँ पर जो मटेरियल या जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम पे तो मैग्नीज का कंटेंट हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिसके चलते अपने आप में वहाँ पर इम्पैक्ट फोर्सेस के अगेंस्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी या यूं कहो कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी होती है। तो उनमें जो पॉइंट्स थे वो किस तरह से होंगे उनको यहाँ पे साथ साथ लिखते हुए चलते हैं अभी। टर्न आउट, it is an arrangement on railway track to divert the trains from one track to another track. Full stop. Turnout is one of the weakest locations that needs frequent maintenance and strong material. Manganese. Next is facing direction represents movement of train from points of switch to crossing side. Trailing direction is opposite to the facing direction. Tongue rails are supported on sliding plates and each pair of
tongue rails is connected by stretcher bars so that tongue rails move together and maintain gaze distance. Next, flares are provided to guide the wheels. To guide the wheels. Wing rails are provided on the opposite sides of check rails. Heel divergence. It is the distance between running faces of rails. Flange clearance. It is the distance between adjacent faces of tongue rail and stock rail. Flangeway depth. It is the vertical distance measured from top of the rails to top of the heel block. ठीक है, अब इसमें इस तरह से देखना कि ये जो टर्नआउट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, टर्नआउट का पर्पस तो सर्व हुआ, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे तो उन्हीं को इस तरह से लिखा है. इट इज एन अरेंजमेंट ऑन रेलवे ट्रैक टू डाइवर्ट द ट्रेन्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक. टर्नआउट इज one of the weakest locations that need frequent maintenance and strong material. Manganese. इसके बाद facing direction represents movement of trains from points of switch to crossing side. Trailing direction is opposite to the facing direction. Tongue rails are supported on sliding plates जो जिसके ऊपर ये टॉप में मूव करते हुए हमें दिखाई देते हैं, ठीक है. And each pair of tongue rails is connected by stretcher bars so that tongue rails move together and maintain gaze distance. ठीक है. इसके बाद में flares are provided to guide the wheels. Wing rails are provided on the opposite sides of the check rails. Heel divergence. It is the distance between running faces of rails at heel block.
Flangeway clearance, it is the distance between adjacent faces of tongue rail and stalk rail. Flangeway depth, it is the vertical distance measured from top of the rail to top of the heel block. ठीक है. क्रॉसिंग पे एक एंगल जो यहाँ पे फॉर्म होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एज अ क्रॉसिंग एंगल. और जो इस थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग टीएनसी से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को जब ट्रेवल करते हैं, आफ्टर ट्रेवलिंग अ वन पर्टिकुलर डिस्टेंस, इफ यू आर गोइंग टू गेट एज अ 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो जो ये डिस्टेंस ट्रेवल होगा, दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज नेम्ड एज अ नंबर ऑफ क्रॉसिंग. नंबर ऑफ क्रॉसिंग को सिर्फ इस तरह से समझा जा सकता है कि ये सिर्फ एक रिप्रेजेंट करता है एक यूनिट डिस्टेंस को, जिसके बाद में 1 वर्टिकल यूनिट हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा. अब आप इसको इस तरह से समझना कि इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द अल्फा एंगल, देन विद अ लेसर डिस्टेंस ओनली वी कैन गेट दिस 1 वर्टिकल यूनिट. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये एंगल की वैल्यू को हम कम करेंगे, तो उस केस में ये अल्फा की वैल्यू अगर कम होगी, तो उस केस में फिर ये एन की वैल्यू ज्यादा होगी, उसके बाद जाके हमें 1 वर्टिकल यूनिट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देता है. तो इसमें जो रिलेशन है वो इस तरह से, tan अल्फा इक्वल टू 1/n cot अल्फा n, अल्फा इक्वल टू cot इनवर्स n. बेसिकली हमें क्वेश्चंस के अंदर ये दो टर्म्स हैं जो आपस में रिलेट करनी होती है. अगर हमें n गिवन है, नंबर ऑफ क्रॉसिंग हमें गिवन होगा, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, एंड एट द सेम टाइम अल्फा पता है तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n. ठीक है. ये हमें कन्वर्जन के टाइम पे हेल्प करता है. जो इसके क्वेश्चंस वगैरह जब हम सॉल्व करते हैं, तो उसमें हम लोग इनको कैलकुलेट करते हैं. ये राइट एंगल ट्रायंगल मेथड है जिसको हम लोग यूज करते हैं इंडिया में. यही एक राइट एंगल मेथड है जिसे मैक्सिमम यूज किया जाता है. या यूं कह सकते हैं कि रेलवे बोर्ड जो है वो इसको एक्सेप्ट करता है. टोटल ये 3 मेथड होते हैं, लेकिन इनमें से इंडिया में सिर्फ और सिर्फ यही एक मेथड जिसे हम लोग कैलकुलेशन पर्पज से याद रखते हैं. ठीक है. लेफ्ट हैंड टर्न आउट, इसी को अगर हम लोग सिर्फ एक लाइन से ड्रॉ करेंगे, रेल मेंबर्स के साथ में ना ड्रॉ करके, तो वो इस तरह से डायग्राम बनता हुआ दिखाई देगा. अब इसमें हमारे लिए जो ये कर्व्ड पोर्शन है, इस कर्व्ड पोर्शन को अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है. एम यही है कि इस स्ट्रेट लाइन की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करें. ठीक है. जितना ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर होगा, सेम वैल्यू यहाँ पर जनरेट होगी. इसको नाम दिया जाता है CL. ठीक है. और उसको CL रिप्रेजेंट करता है कर्व लीड रेल, या कर्व लीड से ही उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. इनमें इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, कंसेप्ट हैं, उनको रिलेट करते हैं इसमें. सबसे पहले इस तरह से एक सर्कुलर आर्क अगर हम लोग लें, रेडियस टेंजेंट ड्रॉ किया है, 90 डिग्री मिलेगा. ठीक है. T1 T2 V वर्टेक्स पॉइंट.
अगर ये यहाँ पर एंगल हम लोग कहें कि अल्फा है या एक तरह से डेल्टा एंगल होगा, तो यहाँ पर भी एंगल हमें डेल्टा मिलता हो जाए। ठीक है, वर्टेक्स पॉइंट से इस ओ को अगर कनेक्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस हो गया डेल्टा बाई 2। ठीक है, अब इसमें एक ट्रायंगल देखो ओ T1V, तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं 10 डेल्टा बाई 2 इक्वल टू T1V डिवाइडेड बाई R। सिमिलरली इसके अंदर भी अगर हम लोग लिखते हैं तो वो रिजल्ट रह जाएगा T2V डिवाइडेड बाई R। R से R कैंसिल आउट हुआ, T1V इक्वल टू T2V। तो बेसिकली इस रिजल्ट की हमें जरूरत है कि ये दोनों टेंजेंट्स की वैल्यू सर्कुलर आर्क पे होने के चलते ही हमको सेम होगा। ठीक है, अब इसमें रिजल्ट वहां से चेक करते हैं। ठीक है, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें। यहाँ क्रॉसिंग एंगल अल्फा है, तो इधर भी हमको अल्फा एंगल जनरेट होगा। इस केस में जब चेक करें तो ये डिस्टेंस हो गया जी डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस जो हमें मिलेगा। अब CL की अगर बात करते हैं तो CL इक्वल टू है क्या, ये टोटल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टेड है, दैट डिस्टेंस विल बी एज अ CL। ठीक है, तो AE और CL, वो CL AE होगा यहाँ पर। AE इज इक्विवेलेंट टू द BD। BD को हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस CD इन दोनों के टर्म्स में। ठीक है, अब हम लोगों को ये पता है कि ये सर्कुलर आर्क है, कर्व इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द टो ऑफ टंग रेल and it is going to end at TNC, theoretical nose of crossing. So in that condition, if two tangents are going to meet at a one particular point, then both the tangents are going to be equal. So that identity we are which we are going to use. तो ये दोनों अगर इक्वल है तो इसमें एक रिजल्ट ये दे सकते हैं कि CD एंड AC विल बी इक्वल। ठीक है, तो उसी में हमारे पास में हो गया BC प्लस AC। अब एम ये रह गया कि हम लोगों को BC प्लस AC इन दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें एक ट्रायंगल देखते हैं ABC ट्रायंगल ये। ठीक है, तो अब इसमें रिजल्ट यहां से उठाएं तो 10 अल्फा इक्वल टू G डिवाइडेड बाई BC, तो BC इक्वल टू मिलेगा G कॉट अल्फा। ठीक है, अब उसी ट्रायंगल एक इसमें हमारे पास G कॉट अल्फा। सेकंड इसमें हम लोग चेक करें AC की हमें रिक्वायरमेंट है, तो वो हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा इक्वल टू G डिवाइडेड बाई AC, तो AC इक्वल टू G कॉसेक अल्फा। ठीक है, ये दोनों पैरामीटर जो अब हमारे लिए अननोन हुए हैं, तो उन दोनों को ही राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी से इसमें अब ऑब्टेन करते हैं। ये एंगल अल्फा, ठीक है, और ये यहाँ से डिस्टेंस जो हमें मिलेगी वो 1 और ये n। ठीक है, तो अब इस ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर, तो 10 अल्फा इक्वल टू मिलेगा 1 बाई एन। तो हम लोग बोल सकते हैं कॉट अल्फा इक्वल टू एन, तो ये वैल्यू हो चुकी होगी n। इसी में अगर हम लोग देखते हैं साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इक्वल टू है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर। तो कॉसेक अल्फा की अगर बात करें तो कॉसेक अल्फा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इसकी जगह लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब ये दो टर्म्स हैं, इनको हम लोगों को लिखना है। तो BC की जगह तो लिखेंगे G कॉट अल्फा की जगह n, प्लस AC के लिए अगर हम लोग लिखें तो वो हो गया G कॉसेक अल्फा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पर ये जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर को, इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे लिखा जाता है, तो वो 1 प्लस एन स्क्वायर को हम लोग लिख देते हैं वहां पर, मतलब ये 1 को नेग्लेक्ट भी कर दें तो ये हमको n मिल जाएगा। तो उससे जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा 2gn। ठीक है, तो जो CL को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हम लोगों के पास में है वो है 2gn। इसके बाद में इसी कर्व के अंदर ये हो गया रेडियस r0। अब इस r0 को अगर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, r0 को कैलकुलेट करने के लिए अगेन सेम यहीं से रिजल्ट उठाते हैं। ये डिस्टेंस है r0। ठीक है, अब इस r0 को अगर कैलकुलेट करना है तो r0 इक्वल टू हमें मिलेगा OD, टोटल डिस्टेंस OD इक्वल टू r0। इस r0 को हम लोग लिख सकते हैं, OD को लिख सकते हैं OE प्लस ED। ठीक है, यहाँ पे वर्टेक्स पॉइंट पे अगर ये अल्फा एंगल है तो डेफिनेटली यहाँ पे सेंटर पे भी क्या हो जाएगा, अल्फा एंगल। अगर ये अल्फा एंगल है तो इस केस में OE और ED डिस्टेंस कुछ और ना हो के गेज डिस्टेंस है, रह गया अननोन OE। अब इसमें ट्रायंगल देखो AEO, ये अगर हमारे पास ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल के अंदर अल्फा हम लोगों को मिला हुआ है, तो इसमें ये बोल सकते हैं कि 10 अल्फा इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई OE। ठीक है,
OE अगर कैलकुलेट करना है तो वो होगा AE कॉट अल्फा, ठीक है। अब इसके अंदर जब चेक करें तो AE की वैल्यू यहां से हमको CL मिल चुका है, तो उसे हम लोग लिखेंगे 2GN। कॉट अल्फा की वैल्यू यहां से हमारे पास में है तो N, तो ये हो गया 2GN स्क्वायर, ठीक है। तो जो फॉर्मूला बन के मिलेगा वो ये कि OE और ED ऑलरेडी G हो चुका है, तो OE की वैल्यू जो हमको मिली है वो क्या है 2GN स्क्वायर, तो उसी को हम लोग लिख सकते हैं 2GN स्क्वायर प्लस G। इसको जो कोड एक्सेप्ट करता है या जो रेलवे बोर्ड एक तरह से एक्सेप्ट जो करता है वो वैल्यू G ना लिख के इसको लिखता है 1.5G, ठीक है। वो थोड़ा सा इसका अप्रोक्सीमेशन लेके चलता है, इसको समझने के लिए बस इस तरह से रख सकते हैं कि हमने 2GN को लिखते वक्त अप्रोक्सीमेशन लिया था, तो शायद ये थोड़ा सा आंसर जो एरर के साथ आया उसी को उन्होंने कंपनसेट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो जो अब आंसर है वो इस तरह से कि रेडियस ऑफ द कर्व जो हमें मिलेगा, आउटर रेडियस इक्वल टू 1.5G प्लस 2GN स्क्वायर, ठीक है। इसी में अगर हम लोग जैसे सेंटर लाइन कर्व की बात करें तो सेंटर लाइन में यहां से इस तरह से ट्रेवल होगा, टोटल डिस्टेंस है गेज डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस अगर R0 है तो ये डिस्टेंस हो गया G/2, इसमें से मतलब बेसिकली R0 में से अगर ये G/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को ये एक नया रेडियस मिलेगा कर्व के लिए, दैट इज R1, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं R1 इक्वल टू R0 माइनस G/2, ठीक है। इसी में यहां पर एक जैसे अगर ये डिस्टेंस जब यहां पे मार्क किया होगा तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं हील डाइवर्जेंस। ये यहाँ पर जैसे हील डाइवर्जेंस भी हो सकता है, फ्लैंज वे क्लियरेंस भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से स्ट्रेस थ्योरी के बेसिस पे जो आंसर हमको दिया गया है वो है हील डाइवर्जेंस, तो उसी को हम लोग कैलकुलेशन के अंदर कंसीडर करेंगे। तो अब इस कर्व को अगर हम लोग दो सेगमेंट में डिवाइड करें तो एक हो गया L और दूसरा है SL, ठीक है। इसमें अगर हम लोग इसको चेक करते हैं तो SL इक्वल टू स्विच लीड रेल और L हो गया लीड रेल, ठीक है। सिमिलरली SL को कैलकुलेट करने के लिए भी एक फॉर्मूला है जो हम लोग इसको यूज लिखते हैं 2R0D, और अगर हमें SL पता है CL पता है तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L, तो L इक्वल टू फॉर्मूला मिलेगा CL माइनस SL, ठीक है। तो अब इनके जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से समराइज करते हैं टॉपिक को, इस तरह से देखना। सबसे पहले हमारे पास में थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में जिसमें 1 वर्टिकल यूनिट डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो हो गया n, उसको नाम दे दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के बेसिस पे उसको रिप्रेजेंट करे तो उसे नाम दे देते हैं नंबर ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। tan अल्फा 1/n है, cot अल्फा वैल्यू, तो बेसिकली हम लोग अल्फा पता है तो n कैलकुलेट कर लेंगे, n पता होगा तो अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो ये कर्व्ड वाला पोर्शन है, इस कर्व्ड वाले पोर्शन के अंदर कुछ पैरामीटर्स हम लोगों को जरूरत होती है, इनके डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं और इनके लिए फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो आपके पास में एक रिजल्ट रह गया कि CL डिस्टेंस टोटल ये है। अब इस टोटल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं या तो कर्व लीड रेल से, नहीं तो कर्व लीड ही बोल के इसे छोड़ दिया जाता है, और वो आंसर हो गया 2GN। R0 की बात करें तो आउटर रेडियस, उसका फॉर्मूला है 1.5G प्लस 2GN स्क्वायर। सिमिलरली R1 के लिए जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो टोटल में से सिर्फ ये G/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिल गया R0 माइनस G/2। SL हो गया स्विच लीड रेल, ठीक है। वो इतना सा ही पोर्शन है जिसमें बेसिकली पॉइंट्स ऑफ स्विच वाला जो सेगमेंट होता है उसी के लिए हम लोग यहाँ पर कंसर्न है, ठीक है। इसके बाद में SL के लिए भी एक फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 2R0D, और अगर SL पता है CL हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो दोनों के बीच में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, CL में से SL को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जो डिस्टेंस हमें मिला होगा यही हमारे पास में होगा लीड रेल। तो बेसिकली ये दो पॉइंट्स है जो हमें कैलकुलेट करने होते हैं, L और R1। तो ये क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर इनके इंडिविजुअली या तो फॉर्मूला पूछ लिया जाता है या फिर इनके जो क्वेश्चंस होंगे तो उनमें टू द पॉइंट वैल्यूज हम लोग रखेंगे, उसी के बेसिस पे इनके आंसर्स कैलकुलेट किए जाते हैं।
नेक्स्ट ये कि हम लोग जो ये टर्नआउट्स प्रोवाइड करते हैं, इनको प्रोवाइड करने का बेनिफिट क्या मिला? तो बेनिफिट सिर्फ इतना सा है कि हम लोग ट्रेन्स का मूवमेंट जो है वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में कर देते हैं। इनकी ज़रूरत कब होती है, तो उनको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब भी जैसे हम लोग अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेट ट्रैक होगा, तो उसके चलते ये है कि हमें रेलवे स्टेशन की जरूरत होती है लोडिंग अनलोडिंग ऑफ द पैसेंजर्स एंड कार्गो। सेम टाइम पर अगर एक ही ट्रेन से हम लोगों ने या एक ही ट्रैक हम लोगों ने रखा हुआ है, तो जितने टाइम तक लोडिंग अनलोडिंग को हमने परफॉर्म किया हुआ है, गुड्स ट्रेन की बात करते हैं तो उसमें कभी कभी आवर्स भी लग जाते हैं, डेज भी लग जाते हैं। इतने टाइम तक लोडिंग अनलोडिंग के वर्क को अगर परफॉर्म किया जा रहा है, तो जितने टाइम तक के लिए वो ट्रेन वहां पर अवेलेबल है, वो ट्रैक ब्लॉक हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि मेन ट्रैक शुड ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन। सो इट इज बेटर दैट वी शुड प्रोवाइड सम ब्रांचेस सो दैट एट द टाइम ऑफ द लोडिंग अनलोडिंग ऑफ द पैसेंजर ट्रेन और द गुड्स ट्रेन, वो मेन ट्रैक अवेलेबल होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट ट्रेन मूवमेंट। तो उसके लिए क्या करते हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन पे, जैसे सपोज ये एक रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, ठीक है, और एक मेन ट्रैक है जो इस तरह से जा चुका होगा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब ट्रेन का मूवमेंट होना होगा, तो उसको जैसे रेलवे स्टेशन के नजदीक आएंगे तो एक ब्रांच इस तरह से निकाल लेंगे, और वो यहाँ से आएगा, लोडिंग अनलोडिंग को परफॉर्म करेगा, और उसके बाद में वापस से मीट कर जाता है। तो ये जो सेगमेंट हम लोगों ने दिया होगा, जितने टाइम तक यहाँ पर है, मेन ट्रैक अब भी अवेलेबल है फॉर द नेक्स्ट ट्रेन मूवमेंट के लिए। तो ये जो अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे ट्रेन का मूवमेंट जो करते हैं, वही अरेंजमेंट कहलाता है टर्नआउट। अब इसमें क्या करते हैं कि हम कॉम्बिनेशन देना पड़ता है। कैसे? जैसे यहां से आएंगे, ठीक है, तो उस केस के अंदर यहाँ पर पॉइंट्स ऑफ स्विच होगा, इधर क्रॉसिंग होगा, तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड टर्नआउट, ठीक है। उसके बाद में यहां से कुछ इस तरह से जब मूवमेंट करना होगा, तो यहां होगा क्रॉसिंग और इधर होगा पॉइंट्स ऑफ स्विच। तो ये वाला केस डायरेक्शन तो यहीं से मेजर होगा उसका, तो ये अब भी कौन सा रह गया? लेफ्ट हैंड टर्नआउट। सिमिलरली यहां से देख सकते हैं, जब ट्रेन का मूवमेंट इधर से कुछ होना होगा, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि यहां से पहले इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो वो राइट हैंड डायरेक्शन में, मतलब बेसिकली ये हो गया पॉइंट्स ऑफ स्विच क्रॉसिंग, तो उसे बोलेंगे राइट हैंड टर्न आउट। इसके बाद में ट्रेन का मूवमेंट उसी मेन ट्रैक में होने वाला है, तो पहले आएगा क्रॉसिंग और उसके बाद में आएगा वहां पे जाके पॉइंट्स ऑफ स्विच। तो वहां से जब देखोगे तो अगेन वो राइट हैंड डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई दे। तो बेसिकली हमारे पास में दो कॉम्बिनेशन है जो बन चुके होंगे, एक हो गया लेफ्ट हैंड टर्नआउट का कॉम्बिनेशन और दूसरा होगा राइट हैंड टर्नआउट का कॉम्बिनेशन। तो इनका जो ये कॉम्बिनेशन है, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड टर्नआउट या राइट हैंड टर्नआउट के जो कॉम्बिनेशन बने होंगे, तो सिंगल एक जो यूनिट बनी है, उसको अगर यूज कर लिया जाता है, तो डेफिनेटली पूरा का पूरा एक ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे ट्रांसमिट किया जा सकता है, और या उसको शिफ्ट किया जा सकता है उसके अलाइनमेंट को। और जो ये इस तरह का अरेंजमेंट हम लोग वहां पे प्रोवाइड करते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉसओवर। क्रॉसओवर दो टाइप से हो सकते हैं। या तो हम लोग, जैसे अगर हमारे लिए आप इस तरह से समझना, दूसरा केस, एक ट्रैक यहाँ पर है, दूसरा ट्रैक यहाँ है, तो उसमें क्या करें कि फर्स्ट टर्नआउट दिया राइट हैंड यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद में जाके दूसरा टर्नआउट यहां देंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन बिटवीन दीज टू टर्नआउट्स वी कैन प्रोवाइड एज अ स्ट्रेट इंटरमीडिएट पोर्शन। या तो हम लोग क्या करें, फर्स्ट टर्नआउट डेड एंड, उसके बाद में स्ट्रेट ट्रैक, और फिर लास्ट में इस तरह से प्रोवाइड। तो दैट विल बी द अरेंजमेंट फॉर द स्ट्रेट इंटरमीडिएट पोर्शन। एंड एट द सेम टाइम अगर हम चाहें तो उसको ऐसे भी दे सकते हैं कि ये वाला अरेंजमेंट है, तो फर्स्ट टर्नआउट जहां एंड हो रहा हो वहीं से कर्व इस तरह से दे दिया जाए। तो कर्व के साथ में जब हमें मिलेगा, तो वो हो गया हमारे पास में कर्व्ड इंटरमीडिएट पोर्शन के बेसिस पे। तो इनके दो केस हैं, दोनों ही हमारे सिलेबस में, दोनों के ही क्वेश्चंस उसमें डिस्कस किए जाते हैं, तो दोनों के ही रिजल्ट हैं जो हम लोग प्रिपेयर करते हुए चलते हैं। तो इसमें कंडीशन ये रहेगी कि जैसे अगर सबसे पहले पहले हम लोग लेते हैं स्ट्रेट इंटरमीडिएट पोर्शन, देन आफ्टर वी विल गो फॉर द कर्व्ड इंटरमीडिएट पोर्शन, ठीक है। तो एक स्ट्रेट ट्रैक है, दूसरा स्ट्रेट ट्रैक हो गया। अब उसमें पहला यहां से टर्न आउट होगा, यहां जाके एंड, और उसके बाद में स्ट्रेट पोर्शन, और लास्ट में जाके वही से टर्न आउट हमें मिलता हो जाए। इस डायग्राम को अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
दोनों ट्रैक्स के बीच में ये डिस्टेंस गेज डिस्टेंस, ठीक है। यहां पर भी वही गेज डिस्टेंस। अब इस पॉइंट से प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो अरेंजमेंट रह गया, ये दो इसमें टर्न आउट है जो हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट टर्न आउट यहाँ से लेके इस जोन तक आएगा, तो ये अपने आप में ये हो गया पॉइंट्स ऑफ स्विच, और इधर होगा क्रॉसिंग, ठीक है। क्रॉसिंग एंगल टीएनसी वगैरह के बेसिस पे जो मिलेगा, तो यहाँ पे फेसिंग से ट्रेलिंग में आ रहे हैं और उसमें राइट हैंड डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हुआ, तो ये हो गया हमारे लिए राइट हैंड टर्न आउट। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो इधर भी एक इधर भी एक क्रॉसिंग एंगल होगा, और दूसरा यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ स्विच फॉर्म होता हुआ हमें दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बेसिस पे ये वाला जो जोन है वो भी अपने आप में, जैसे टर्नआउट के लिए देखोगे तो इधर से हो गया फेसिंग डायरेक्शन, ट्रेलिंग डायरेक्शन, तो ये वाला जोन भी अपने आप में क्या है, राइट हैंड टर्नआउट। तो इस तरह से ये दो राइट हैंड टर्नआउट्स का कॉम्बिनेशन है। अगर हम लोग सपोज इधर से देखते तो फिर ये लेफ्ट हैंड टर्नआउट होता हुआ हमें दिखाई देता। तो दो राइट हैंड टर्नआउट्स के कॉम्बिनेशन है, तो ये जो अरेंजमेंट इस तरह से बनेगा, दैट पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज अ क्रॉस ओवर, ठीक है। तो उसका स्टेटमेंट इस तरह से बनता है, it is an arrangement on railway track to divert the trains from one track to another track, one track to another track with curved intermediate portion or straight intermediate portion with combination of two turnouts, ठीक है। इसमें ये रह गया, इट इज एन अरेंजमेंट ऑन रेलवे ट्रैक टू डाइवर्ट द ट्रेन्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक विद कर्व्ड इंटरमीडिएट पोर्शन और स्ट्रेट इंटरमीडिएट पोर्शन विद कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्नआउट्स। इसमें जो ये पहला केस हम लोग पढ़ रहे हैं वो इसके बाद में होगा स्ट्रेट इंटरमीडिएट पोर्शन के लिए। यह है केस 1। विद स्ट्रेट इंटरमीडिएट पोर्शन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास में जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से होगा, यहाँ हमारा एम जो इस चैप्टर में रहता है वो ये रहता है कि हम लोग ये प्रोजेक्टेड डिस्टेंस को कैलकुलेट करें। इसमें दो डिस्टेंस है, एक हो गया वर्टिकल, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, और एक हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है।
दो ट्रैक्स के बीच में ये डिस्टेंस ऑलरेडी हमें नोन होती है। अब जो ये वाला पोर्शन होता है इसे कैलकुलेट करें। कुछ देर पहले ही हमारे पास में एक रिजल्ट था कि जब हम लोग, जैसे ये वाला पोर्शन है, ठीक है, तो इस पोर्शन के अंदर जो कर्व्ड लीड रेल वाला जो पोर्शन आता है जिसको सीएल से रिप्रेजेंट किया गया था, तो उसका फॉर्मूला था 2gn। बस इस वैल्यू को याद रखते हैं और इसमें ये इंप्लीमेंट करते हुए चलते हैं, ठीक है। स्ट्रेट इंटरमीडिएट पोर्शन है तो बेसिकली इसमें स्ट्रेट लाइन यहाँ पे रहेंगी, तो उसके चलते हमें बेनिफिट ये कह सकते हो या फिर एक रिजल्ट इसमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अगर ये अल्फा एंगल है तो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन होने के चलते यहाँ पर भी एंगल क्या रह जाएगा, अल्फा, ठीक है। तो अब आप इस तरह से सोचना, देखो हम लोग एम है इस टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करना, तो ये टोटल डिस्टेंस इतना पोर्शन अपने आप में क्या हो चुका है, 2gn, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए भी अगर चेक करते हैं तो ये डिस्टेंस भी क्या रह गया, 2gn। अब रह जाता है सिर्फ और सिर्फ ये d वाला पोर्शन। तो इस d वाले पोर्शन को कैलकुलेट कैसे करें, तो इसको इस तरह समझ सकते हैं, ये टोटल डिस्टेंस है कैपिटल D, ये गेज डिस्टेंस है, इधर भी गेज डिस्टेंस है, तो ये हो गया सेंटर लाइन होने के चलते g/2 g/2। तो अब ये डिस्टेंस रह गई d माइनस g/2 g/2। अब इसमें से अगर मैं AC सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मिल जाएगा मेरे को CD, और CD के साथ tan अल्फा अप्लाई करके मुझे मिल जाएगा D। तो एम ये रह गया कि इस AC को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए ट्राइंगल हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा, ठीक है। और फिर ये वाला एंगल जो मिलेगा वो कितना रह गया फिर, अल्फा, ठीक है। तो ये वाला इस तरह से बनता हुआ गया ABC, ये एंगल अल्फा है, तो इसमें AB डिस्टेंस पता है, तो cos अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा, G डिवाइडेड बाई AC। ये पता है तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में उसको रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन मिलते हुए चले, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में वैल्यू रह गया कि हमें टोटल डिस्टेंस की कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट था। ये प्रोजेक्टेड डिस्टेंस हो गया 2gn, इधर भी डिस्टेंस 2gn, दोनों यहाँ पे 4gn मिल चुका है। अब अननोन था सिर्फ ये डी डिस्टेंस। डी डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो इस डी डिस्टेंस की कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस d g/2 सब्ट्रैक्ट किया तो ये मिलेगा d माइनस जी, उसमें से AC सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा CD में tan अल्फा अप्लाई करके d मिल जाएगा। AC वाला पोर्शन अगर रह जाता है तो उसके लिए हम लोग cos अल्फा अप्लाई करेंगे, तो ये रिजल्ट कुछ इस तरह से रहे, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन इस तरह से टोटल CD इक्वल टू d माइनस g/2 माइनस g/2 माइनस AC, ठीक है। इसमें फ्रॉम ट्राइंगल ABC cos अल्फा इक्वल टू G डिवाइडेड बाई AC, तो AC इक्वल टू मिलेगा G sec अल्फा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं फ्रॉम ट्राइंगल CDE तो इसमें रिजल्ट लिखें तो tan अल्फा इक्वल टू CD डिवाइडेड बाई DE, तो D इक्वल टू मिला CD cot अल्फा, ठीक है। अब इसमें अननोन दो पैरामीटर हैं sec अल्फा और cot अल्फा, इनको किस तरह से इंप्लीमेंट करें या चेक करेंगे, तो उसके लिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी से, ये एंगल अल्फा 1 और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो cos अल्फा इक्वल टू 1 बाई एन, tan अल्फा इक्वल टू 1 बाई एन, ठीक है। तो cot अल्फा इक्वल टू मिलेगा हमको n, इसी में लिखें तो cos अल्फा n डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर, sec अल्फा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ठीक है। इनमें अब ये दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं और रिजल्ट, तो d इक्वल टू हो गया CD cot अल्फा, तो CD इंटू कॉट अल्फा की वैल्यू n, CD के लिए लिखते हैं तो d माइनस जी माइनस AC इंटू n, d माइनस जी n माइनस AC की वैल्यू है G sec अल्फा,
ठीक है, तो d माइनस जी इंटू एन, सेक अल्फा की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू एन, कैंसिल आउट हुआ तो आंसर मिलेगा d माइनस जी इंटू एन माइनस जी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया टोटल डी की कैलकुलेशन। और हमें टोटल क्रॉस ओवर लेंथ की अगर जब जरूरत है तो होगा 4gn प्लस डी माइनस जी एन माइनस जी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली अगर हमें एन पता है, जी पता है, डी पता है, तो हम लोग यहाँ पर टोटल क्रॉस ओवर लेंथ को कैलकुलेट करने में कैपेबल होंगे और उसी से ये रिजल्ट हम लोगों को इस तरह से मिलता हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन, a crossover is provided between two parallel broad gauge track of same crossing number one in 12 with straight intermediate portion with straight intermediate portion and distance between distance between two parallel distance between parallel tracks is 5 meter. Find out overall length of crossover and length of straight track. ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से है कि इसमें दो टर्नआउट्स का कॉम्बिनेशन दे रखा है। ठीक है, ब्रॉड गेज ट्रैक है, सेम क्रॉसिंग नंबर जो कि स्टेट इंटरमीडिएट पोर्शन की आइडेंटिटी भी होती है, और 1 in 12 इसके अंदर स्टेट इंटरमीडिएट पोर्शन के लिए नंबर ऑफ क्रॉसिंग भी दे रखा है, और दो पैरेलल ट्रैक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। टोटल लेंथ को इसमें कैलकुलेट करना है, और लेंथ ऑफ स्ट्रेट ट्रैक, इसके दो पोर्शन है, ये टोटल लेंथ को भी कैलकुलेट करो और स्टेट इंटरमीडिएट पोर्शन के लिए भी। तो इस केस के अंदर जो हम लोगों ने पूरा जो डायग्राम उसमें बनाया था, उस डायग्राम के अंदर इसको इस तरह से देखना,
यहाँ पे जो स्ट्रेट इंटरमीडिएट पोर्शन है वो सिर्फ यही पोर्शन है जिसके लिए हम लोग पूरी तरह से कंसर्न है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि इतना पोर्शन और यहाँ पे ये पोर्शन ऑलरेडी अकाउंट हो चुका है। तो जो हमारे पास में एक्चुअली में अननोन है जिसकी हम लोग कैलकुलेशन के लिए कंसर्न है, वो सिर्फ इतना ही पोर्शन है जिसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली हम लोग इसमें डी है जो कैलकुलेट करना है, और ओवरऑल लेंथ है जो तो क्रॉसओवर के लिए है ही है। ठीक है, तो सिर्फ एक इतना ही पोर्शन था जिसकी हम लोग कैलकुलेशन के लिए कह सकते हैं इसमें। तो रिजल्ट ये, सबसे पहले स्ट्रेट पोर्शन के लिए अगर कैलकुलेट करें, ठीक है, ये रिजल्ट 19.70। ठीक है, इसके बाद में जब टोटल क्रॉसओवर लेंथ हमें कैलकुलेट करना हो, तो टोटल क्रॉसओवर लेंथ के लिए सेम डी प्लस 4GN हमें करना था बेसिकली। तो वो वैल्यू हो गया 4 इंटू 0.676, 12 प्लस 19.70, ये आंसर मिलेगा 100.15 मीटर। क्वेश्चन में मैं एक बार इसको वापस से समराइज करता हूँ। क्वेश्चन में हमें दो चीजें हैं जो उन्होंने पूछा था। स्ट्रेट इंटरमीडिएट पोर्शन, तो स्ट्रेट इंटरमीडिएट पोर्शन के साथ में तो क्वेश्चन सॉल्व होना ही था, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा था कि लेंथ ऑफ स्ट्रेट ट्रैक, और दूसरा था ओवरऑल लेंथ ऑफ क्रॉसओवर। ये दो पैरामीटर्स थे जो उन्होंने पूछे थे हमसे। ठीक है, अब अगर लेंथ ऑफ स्ट्रेट ट्रैक देखते हैं तो वो इतना ही पोर्शन था जो हम लोगों ने यहाँ पर इसमें अचीव किया है। ठीक है, दूसरा ये है कि टोटल लेंथ ऑफ क्रॉसओवर की अगर बात करते हैं, तो टोटल लेंथ की अगर हम लोग इसमें चेक करेंगे, तो टोटल लेंथ अपने आप में यहाँ पर स्ट्रेट इंटरमीडिएट पोर्शन और इन दोनों को ऐड करके था। डाउट यहाँ पर कभी कभी ये रह जाता है कि हम लोग ये डिस्टेंस जो होता है, या तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस डिस्टेंस को, ठीक है, या तो हम लोग जो डिस्टेंस कैलकुलेट होता है वो इंक्लाइन डिस्टेंस के बेसिस पे भी इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे ए बी सी डी और ई, इस तरह से अगर ये लिखा हुआ है तो एक थॉट आता है कि हम लोगों को शायद ये डिस्टेंस भी इसमें कैलकुलेट करना था, या फिर हो सकता है सी डिस्टेंस कैलकुलेट करे, या फिर प्रोजेक्टेड डिस्टेंस। तो इसमें याद बस इतना ही रखना था कि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्टेड के लिए ही उसमें पूछा गया था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, कन्वेंशनल में भी रहता है, लेकिन उसमें बस पैरामीटर यही है कि हम लोगों को इतना बस पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेट ट्रैक का जो वर्ड लिखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ इस डी वाले पोर्शन के लिए ही हमारे पास में था, और उसी के लिए हम लोगों ने इसको रिजल्ट को यहाँ पे प्रिपेयर किया है। ठीक है, क्रॉस ओवर इसमें दो टाइप के थे। एक है हमारे पास में कर्व्ड पोर्शन कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट इंटरमीडिएट पोर्शन, और दूसरा हो गया कर्व्ड पोर्शन इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कर्व्ड इंटरमीडिएट पोर्शन। पहले का जो केस हम लोगों ने अभी तक चेक किया था, इन दैट केस टू टर्नआउट्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट इंटरमीडिएट पोर्शन। उसमें दो ही चीजें थी जो हमें याद रखना था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आवर एम इज टू कैलकुलेट द टोटल प्रोजेक्टेड डिस्टेंस, एंड सेकंड एम इज टू कैलकुलेट द स्ट्रेट इंटरमीडिएट पोर्शन। उसका भी प्रोजेक्टेड डिस्टेंस ही है जो कि हमें उसमें कैलकुलेशन में ध्यान रखना होता है। इसके बाद में जो सेकंड है दैट इज कर्व्ड इंटरमीडिएट पोर्शन इन बिटवीन टू टर्नआउट्स। तो वो किस तरह से कनेक्टेड होगा उसे चेक करते हैं।
ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमारे पास में दो टर्नआउट्स हैं जिनको कनेक्ट किया गया है। अगर इसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो वहाँ कैसे होगा और ये डायग्राम किस तरह से बना है उन्हें चेक करते हैं। दो टर्नआउट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रेलवे ट्रैक and second railway track. First turnout dead end, then after there is a curve, and after that whenever this first curve is going to end, there is another curve which is going to be started from the very same point, so that there will not be any type of the discomfort. So isme at the time of the connecting of these two curves, there must be a single point, that point which is both the curve must be perfectly tangential. That is basically our assumption, or in mathematics that assumption is made so that whenever a single point is going to move from one curve to another curve, there should not be any difference between radius of the curve. That is the basic idea whenever the curves are going to make as a perfectly tangential to each other. So ये हमारे पास यहाँ एक assumption है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों कर्व, फर्स्ट कर्व और सेकंड कर्व जहां एक दूसरे को मीट करते हैं, वो एक जगह पर परफेक्टली टेंजेंशियल जैसी कनेक्शन की जो आइडेंटिटी है उसको वो सर्व करता है, उसको जनरेट करता है वहां पर। और उस कर्व को जब टॉप व्यू से देखोगे आप लोग तो दोनों कर्व, दोनों स्ट्रेट ट्रैक हो गया और उसमें ये कैपिटल एस बनता हुआ कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे। बेसिकली एक रिवर्स कर्व है जिसकी थ्योरी हम लोगों को यहाँ पे बनती हुई कुछ दिखाई देती है। अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं जिन्हें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो इसमें जो प्रीवियसली टॉपिक में जो हमारे पास टर्नआउट के टाइम पर हम लोगों ने कर्व लीड रेल या फिर R0 R1 उनको जिस तरह से कैलकुलेट किया था, उन्हीं की चीज़ों को इसमें वापस से रिलेट करते हैं। तो उसको कुछ इस तरीके से कि देखो, सबसे पहले स्ट्रेट ट्रैक, उसमें अगर ऐसा कुछ पोर्शन है तो ये डिस्टेंस तो हो गया CL, ठीक है। और इसी में अगर हम लोग जिस जगह पे ये कर्व्ड पोर्शन मीट करते हैं तो ये हो गया रेडियस R0, ठीक। और इसी के बाद में अगर हम लोग यहां से इसके सेंटर लाइन के लिए कोई रेडियस अगर डिनोट करें, दैट इज गोइंग टू बी एज R1। सो कर्व की तीन आइडेंटिटी है जो हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज CL, फॉर्मूला विल बी 2GN। सेकेंड वन इज R0, आउटर रेडियस ऑफ द कर्व, एंड अनदर वन इज R1 जो उसका सेंटर लाइन से हम लोग मेजर करेंगे। R1 फॉर्मूला विल बी R0 माइनस G/2, और R0 के लिए हम लोग हैं 1.5G + 2G N स्क्वायर, ठीक है। और ये N के लिए हम लोग यहाँ से इस वैल्यू को अल्फा के बेसिस पे ड्राइव करते हैं। अब इन सब वैल्यूज को इसमें इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा, इसमें दो ट्रैक्स हमको दे रखे हैं, तो दोनों ट्रैक्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी, that distance is called as a capital D distance। उसको हम लोग कैपिटल D डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों ट्रैक्स के बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर लाइन के बीच में। इसके बाद में फर्स्ट कर्व के लिए रेडियस आउटर साइड से हम लोग जो चेक करेंगे, वो रेडियस कुछ यहां से हम लोग मेजर करते हैं। R0। सेकेंड, इसी में जब हम लोग चेक करेंगे, ये भी R0। अब इसमें बस इतना सा है कि अगर हमारे पास में दो कर्व्स जो मीट कर रहे हैं, उन दोनों कर्व्स के लिए जो रेडियस ऑफ द कर्व है वो सेम होगा या डिफरेंट है, तो दैट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन द क्रॉसिंग एंगल अल्फा और क्रॉसिंग नंबर n। If both the curves are going to be connected, both the curves are having as a same crossing angle or number of crossing, so in that condition both the radius will be called as a R0 और same radius will be there। लेकिन अगर दोनों के लिए अल्फा एंगल डिफरेंट होगा तो ऑफकोर्स ये भी हमारे लिए डिफरेंट होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो इस केस के अंदर सबसे पहले हम लोग, या फिर इसका जो केस है जनरल जिसके क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, तो उसमें हमेशा रहता यही है कि दोनों के लिए जो अल्फा एंगल होता है वो डिफरेंट ही होता है इसके अंदर, ठीक है। सेम के लिए भी है लेकिन उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल होगी। तो हम लोग पहले जनरलाइज करते हैं इस केस को, और दोनों के लिए रेडियस ऑफ द कर्व हम लोग अलग अलग ऑब्टेन करते हैं। तो ये हो गया R10 और ये हो गया R20, ठीक है। अब इन दोनों के लिए जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसी में जो इस कर्व के अंदर
R1 रेडियस है, इस R1 रेडियस को ऑब्टेन करना है, तो बेसिकली वो ये जो ब्लैक पेन वाला जो पोर्शन है इसका जो रेडियस होगा दैट विल बी R1 फॉर द फर्स्ट कर्व, एंड फॉर सिमिलरली फॉर अनदर कर्व इट विल बी R2। तो उसके लिए अगर फॉर्मूला लिखें तो R1 इक्वल टू R1 नॉट माइनस G/2 ठीक है। अब इन दोनों कर्व्स के लिए कनेक्शंस या जहां पर ये कनेक्ट होंगे तो उसमें उसी आइडेंटिटी को हम अज्यूम करते हैं, बोथ द कर्व्स आर गोइंग टू बी कनेक्टेड एट अ वन सिंगल पॉइंट सो दैट देयर विल बी कंफर्टेबल मूवमेंट ऑफ द व्हील्स फ्रॉम द वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक और फ्रॉम वन कर्व टू अनदर कर्व। ठीक है, तो उसके लिए जो डायग्राम बने वो कुछ इस तरह से, ठीक है, ये R1 और ये हो गया R2। अब जो डिस्टेंस है वो आप इस तरह से समझ सकते हो, ये हो गया सेंटर पॉइंट इस कर्व के लिए, यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज R1, और इस कर्व के लिए जब हम लोग देखेंगे तो ये हो गया रेडियस R2 और उसके लिए सेंटर हो गया यहां से, जहां से R2 नॉट को मेजर किया गया। अब हमारे पास में R1 और R2 दोनों ही आ चुके हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर एम ये है हमें ये कैलकुलेट करना अगेन टू कैलकुलेट द टोटल प्रोजेक्टेड डिस्टेंस ऑफ दिस कर्व्ड पोर्शन, राइट। तो जो हमारे पास में क्रॉसओवर डिफाइन इनके लिए हुआ है, तो जो प्रोजेक्टेड डिस्टेंस है उसे कैसे कैलकुलेट होगा, तो वो डिस्टेंस कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसी में अगर हम लोग इनके डायमेंशंस को मैच करने की कोशिश करें तो हम लोग इसमें देखते हैं ABC, तो इसमें एक बिगर ट्रायंगल बनता हुआ हमें दिखाई देगा A, B और C। इसमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और उसी के बेसिस पे वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AB। ठीक है, और वो किस तरह से होगा, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम AB इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, अब AC के लिए जो फॉर्मूला देखेंगे तो AC क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस दैट इज R1 प्लस R2, रह गया BC। BC के लिए जब कैलकुलेट करें टोटल डिस्टेंस चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो अब इसमें इसी कर्व से इसमें बस चेक करना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह से होंगे। तो आउटर साइड से A तक की जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज R1 नॉट, राइट, और इसके सेंटर लाइन से और यहां तक जब देखेंगे दैट डिस्टेंस इज R1 और रेडियस ऑफ द कर्व इज R1। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक्स इज D। तो उसके बाद में ये डिस्टेंस जो रह गया वो डिस्टेंस कितना रह गया फिर हमारे पास, R1 माइनस D। ठीक है, एक बार वापस से चेक करते हैं। टोटल है आउटर पॉइंट के लिए जब चेक करोगे A तक के लिए तो वो हो गया R1 नॉट, सेंट्रल लाइन से A तक के लिए जब देखेंगे तो वो हो गया R1, राइट, वो यहां से लेके इस कर्व से आप आइडेंटिटी को उठा सकते हो, ये R1 हो गया। ठीक है, अब R1 अगर टोटल है A से लेके इसके मिडल पॉइंट तक के लिए, तो उस केस में D डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर बिटवीन रेलवे ट्रैक्स है, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो रह क्या गया फिर R1 माइनस D। अब ये जो डिस्टेंस है सेंट्रल लाइन ऑफ सेकेंड ट्रैक टू A, जो ये डिस्टेंस है पैरेलल लाइन होने के चलते ये यहां पर भी हमको मिलेगा, तो उसके चलते ये डिस्टेंस भी कितना हो गया R1 माइनस D। अब इसी कर्व के लिए देखेंगे, सेकंड कर्व के लिए जो सेंट्रल लाइन है उस सेंट्रल लाइन का रेडियस है हमारे पास में R2। ठीक है, सेंट्रल लाइन के लिए तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ फिर R1 प्लस R1 माइनस D, और ये डिस्टेंस फिर टोटल कितना है R2। तो हमारे लिए जो इसमें रह गया वो होगा R1 प्लस R2 माइनस D, यहां से डिस्टेंस ये हो गया R2। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हमको क्रॉसिंग एंगल पता है, राइट, और उसके बेसिस पर हमारे पास में n अगर हम लोग कैलकुलेट करें देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1 नॉट, R1, R2 नॉट, R2, और उसी के बेसिस पर ये वैल्यूज हैं रिमेनिंग वो भी हम लोग इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, और उन्हीं के बेसिस पे रिजल्ट हमारे पास में कुछ इस तरह से रहता हुआ दिखा है। ठीक है, इसका टॉपिक कुछ इस तरह से क्रॉसओवर डिफाइन किया गया प्रोजेक्टेड डिस्टेंस के लिए। सिर्फ और सिर्फ उसका एम ये था जिससे हम लोग ये पता कर सकें कि जब उस कर्व को बनाना है तो कर्व को बनाने के लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस क्या है।
वर्टिकल मतलब इस डायग्राम के बेसिस पे आप देखोगे तो वर्टिकल दिखाई देगा, अदरवाइज हम लोग टॉप व्यू में देखेंगे तो एक्स और वाई के बेसिस पे उसको डिनोट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब इसमें ये रह गया कि हमारे पास में प्रोजेक्टेड डिस्टेंस ए बी कैलकुलेट करना है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले के जो पैरामीटर्स हैं मैं उनको एक बार रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले इस ट्रैक को जब देखेंगे तो दो ट्रैक्स हैं, बोथ द ट्रैक्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड both the curves both the tracks are provided with the help of two turnouts, and these turnouts are connected with the help of curved intermediate portion. So in case of real life the diagram is going to be look like this. First curve turnout, यहाँ पे कर्व एंड हुआ और उसके सेम दूसरे पॉइंट से दूसरा कर्व स्टार्ट होगा। तो एक इसको अगर देखेंगे टॉप से तो कैपिटल एस बनता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं रिवर्स कर्व की आइडेंटिटी यहाँ पे सर्व होती हुई हमको दिखाई देगी, ठीक है। अब इस डायग्राम को जब यहां बनाते हैं तो इसमें कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान रखते हैं। CL हो गया कर्व लीड रेल, इतना पोर्शन टोटल। इसके बाद R0 आउटर से सेंटर तक की डिस्टेंस है, जिसको अगर सपोज हम लोग O अगर यहाँ सेंटर बोले तो ये हो गया R0। इसके बाद में सेंटर लाइन से जब देखेंगे तो ये हो गया R1, ठीक है। इनके फॉर्मूले पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उन्हीं बस पैरामीटर्स को इसमें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक्स इज D डिस्टेंस, कैपिटल D डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद में आउटर जो रेडियस है R10, उसके लिए A पॉइंट सेंटर रखते हुए उसके लिए जो कर्व के लिए हो गया वो मेजर हुआ। R1 इसी के लिए सेंटर से मेजर हुआ। हम लोग जनरलाइज करके ले रहे हैं, केस वही है जिसके अंदर हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों कर्व्स के लिए क्रॉसिंग एंगल या नंबर ऑफ क्रॉसिंग की वैल्यू डिफरेंट है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि दोनों सेम होंगे, तो R1 की जगह R1 और R2 दोनों जगह R रख के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसा एक क्वेश्चन भी है हमारे पास में, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी अप्लाई किया। इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट जो हम लोग अजम्पशन लेते हैं वो ये कि दोनों कर्व्स को जब मीट किया गया है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि दोनों कर्व्स एक दूसरे को परफेक्टली टेंजेंशियली कनेक्ट करेंगे। इसका बेनिफिट सिर्फ इतना सा मिलता है कि जब भी कर्व्स कनेक्ट होंगे तो उसके चलते जब व्हील्स का शिफ्टिंग होगा या व्हील्स का मूवमेंट होगा एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में, तो वो स्मूथ होता हुआ जाएगा। ये हमारा एक अजम्पशन है, होता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक हमारा अजम्पशन है, जिससे कैलकुलेशन हमारी बहुत सिंपल हो जाती है, ठीक है। R1 R2 इस तरह से इंप्लीमेंट हुआ, A और C से इसको डायरेक्टली कनेक्ट किया गया, R20 आउटर से यहां से मिल जाएगा, R20 हुआ, और R2 जब देखोगे तो सेंटर लाइन से कुछ इस तरह से। एम रह गया AB को कैलकुलेट करना, पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर स्क्वायर रूट में हम लोग लिखेंगे। AC की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल गई, R1 प्लस R2, BC रह गया, तो उसमें इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे। टोटल ये है R20 R10, ये डिस्टेंस हो गया R1, ये डिस्टेंस है D, तो ये हो गया R1 माइनस D। R1 माइनस D यहां तक पैरेलल, और उसके बाद में R2 के लिए जब चेक करोगे तो इससे कनेक्ट करने के बाद में टोटल BC हो गया R1 प्लस R2 माइनस D, और उसी के बेसिस पे हम लोग AB कैलकुलेट करेंगे, राइट। इसी टॉपिक से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन, a crossover is provided between two parallel broad gauge tracks center to center distance is 8 meter. Turnout on one track is 1 in 12. Turnout another track (1 in 16). Curved portion is provided
to connect two turnouts. Calculate total crossover length. राइट, क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि सबसे पहले हमारे पास a crossover is provided between two parallel broad gauge tracks. G distance is mentioned as a 1.676 meter. Center to center distance is 8 meter. That means the capital D distance is mentioned in the question. Again, turnout on one track is 1 in 12. Turnout on another track is 1 in 16. तो उससे ये भी क्लियर हो चुका है कि ये केस ही वो है जिसके अंदर दोनों के लिए रेडियस ऑफ द कर्व हमें डिफरेंट मिलेगा. ठीक है, कर्व्ड पोर्शन इज प्रोवाइडेड टू कनेक्ट टू टर्नआउट्स. राइट, कर्व्ड इंटरमीडिएट पोर्शन के साथ ही है. ये वाला केस पॉसिबल ही तभी होता है. ठीक है, कैलकुलेट टोटल क्रॉसओवर लेंथ. तो अब इसमें टोटल क्रॉसओवर लेंथ कैलकुलेट करना है तो बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी. तो उसको आप कैलकुलेट किस तरह से करें? सिमिलरली जो बस फॉर्मुलेज हैं उनमें वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं. R1 वैल्यू, R2 नॉट वैल्यूज पुट करें तो 1.5 G, ठीक है. इसमें फिर R2 अगर कैलकुलेट हो AC हो गया R1 प्लस R2 BC के लिए कैलकुलेट करें तो R1 प्लस R2 माइनस D ठीक है. और AB वैल्यू दोनों के लिए स्क्वायर रूट से कैलकुलेट करें तो आंसर क्वेश्चन को मैं समराइज कर देता हूं. क्वेश्चन में हमें दो टर्नआउट्स हैं, कर्व्ड इंटरमीडिएट पोर्शन से कनेक्टेड है, एंड इन दैट कंडीशन वी हैव टू कैलकुलेट द total crossover length. That means we have to calculate the total projected distance. So the formula will be AB equal to square root of AC square minus BC square. AC के लिए फॉर्मूला हो गया R1 प्लस R2 और BC के लिए हो गया R1 प्लस R2 माइनस D. तो डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन है बस हम उसी को इसमें अप्लाई करते हुए जा रहे हैं. R1 कैलकुलेट किया, R2 कैलकुलेट हुआ, R1 प्लस R2 BC के लिए कैलकुलेट हुआ और ये रहेगा यहाँ पे कुछ इस तरह से. ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ऑफ कोर्स ये जो इसका मेथड है उसी में कैलकुलेशन के लिए रह जाता है. इसी क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव में हमें लेके जाना होता है तो उसमें बस इतना ही रहता है कि अभी जो केस मैंने सॉल्व किया है उसमें दोनों के लिए जो अल्फा एंगल है या नंबर ऑफ क्रॉसिंग है वो दोनों डिफरेंट है. राइट, और ऑब्जेक्टिव के लिए लेके जाएंगे तो उसे सेम कर देंगे. उससे बस बेनिफिट ये होता है कि आईईएस के अंदर वहां पर हमारे पास में लेसर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. इसका क्वेश्चन भी है जस्ट अभी सॉल्व करते हैं, लेकिन हाँ ये चीज क्लियर होना चाहिए कि इसको जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो उसका एम ही ये होता है कि हम लोग उसको इजीली किस तरह से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन के अंदर. उसके लिए हम लोग इसको R1 और R2 दोनों उसमें इक्वल कर देते हैं, तब ये हमारे पास में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन इस तरह से रहेगा.
इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, two parallel broad gauge tracks are to be connected by reverse curve comma both the segments having same radius center to center distance between tracks is 8 meter and maximum adoptable distance between the tangent points is 32 meter. Calculate allowable radius of the curve. ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर समराइज कर देते हैं. क्वेश्चन में है two parallel broad gauge tracks are to be connected by reverse curve. That means we have to follow the second method or curved intermediate portion, comma both the segments having same radius. Radius of the curve is mentioned as the same. That means R1 and R2 both are going to be equal. Center to center distance between tracks is 8 meter. तो center to center distance भी हमें मिल चुका है इसके अंदर, कैपिटल D distance पता है. Maximum adoptable distance between the tangent points is 32 meter. ठीक है, कैलकुलेट अलाउबल रेडियस ऑफ द कर्व. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन में गिवन है. इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. मतलब इसमें कुछ सर्वे की भी नॉलेज आपके पास में होना चाहिए और कुछ रेलवे का आपके पास में इंफॉर्मेशन होना चाहिए. दोनों को जब क्लब करेंगे तो ये क्वेश्चन हम लोगों को बनता हुआ जाएगा. ठीक है, तो उसको अप्रोच इस तरह से करते हैं. ठीक है, सबसे पहले जब हम लोग कर्व्स को देखते हैं इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व सेगमेंट, तो उसमें 3 तरह के कर्व्स हैं या 3 टाइप्स के कर्व्स हैं जो हमें वहां पे मिलते हैं. फर्स्ट, इफ द कर्व सेगमेंट इज गोइंग टू हैव द सेम रेडियस थ्रू आउट द कर्व्ड पोर्शन, देन दैट टाइप ऑफ द कर्व इज कॉल्ड एज अ सिंपल कर्व. ठीक है. सेकेंड वन इज इफ 2 कर्व्स आर गोइंग टू बी कनेक्टेड एट अ वन सिंगल पॉइंट एंड a tangent is drawn to the connecting point और उसके सेम साइड में दोनों कर्व्स के लिए अगर रेडियस हमें मिले सेम साइड में, टेंजेंट के सेम साइड में अगर हमको सेंटर्स मिलता हुआ जाएगा तो जो कर्व हमें मिलेगा दैट कर्व इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड कर्व. ठीक है, इसमें एक कर्व और होता है, वो कुछ इस तरह से बनता हुआ जाए. ठीक है, कर्व के लिए जैसे फर्स्ट कर्व सेक्शन हो गया 1 2 3, मतलब ये इतना वाला पोर्शन है वही हमारे पास में कर्व सेगमेंट है. और सेकंड वाला हो गया 3 4 5, लेकिन जो दोनों कर्व्स के सेंटर्स हैं वो अपोजिट साइड में इस कॉमन टेंजेंट पॉइंट के दिखाई देते हुए जाए. तो इस तरह का जो कर्व हमें मिलेगा दैट कर्व इज कॉल्ड एज अ रिवर्स कर्व.
हमारा जो क्वेश्चन हमारे पास में है वो क्वेश्चन कहीं हद तक इसी एक थ्योरी से या इसी रिजल्ट से हम लोगों को सॉल्व होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह से, अब इसके लिए टेंजेंट्स, ठीक है, पॉइंट्स अब इसमें चेक करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ। ठीक है, ये हमारे पास में टेंजेंट्स हो चुके हैं। अब इन्हीं टेंजेंट्स के बेसिस पर हम लोग इसके अंदर जो अगर जो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसे फॉलो करते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है, ट्रैक्स को भी कनेक्ट करना है, सेम रेडियस भी दे रखा है, 8 मीटर डिस्टेंस है और मैक्सिमम अडॉप्टेबल डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट पॉइंट्स। तो टेंजेंट पॉइंट्स जब इसमें मेंशन करते हैं तो वो टेंजेंट पॉइंट्स हैं कौन से इसके अंदर? इसके अंदर जब हम लोग देखते हैं तो टेंजेंट पॉइंट्स 3 हैं, 1, 3, 5। दीज आर द टेंजेंट पॉइंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर कर्व सेक्शन। अब इसमें इन कर्व्ड पोर्शन के लिए अगर 3 टेंजेंट है तो उनको कैसे कैरी करना होगा? तो इसमें देखो, क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट है कि डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट पॉइंट्स, दैट मींस वी हैव टू consider the distance, we can consider the distance between these points as a 1, 3, 1, 5 and 3, 5, right? ये 3 पॉइंट्स है जिनके बीच में डिस्टेंस, या 3 तरह से हम लोग डिस्टेंसेस इसको कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये वर्ड भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मैक्सिमम अडॉप्टेबल डिस्टेंस, दैट मींस द डिस्टेंस इज गोइंग टू मेजर, जो होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम जो हम लोग देखेंगे या तो 1, 3, 3, 5 या फिर 1, 5, तो मैक्सिमम मिले किसके बीच में? 1 to 5। और अगर ये मैक्सिमम 1 to 5 के बीच में मिला है तो दैट डिस्टेंस इज रिटन एज अ 32 मीटर। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो रिवर्स कर्व की थ्योरी के बेसिस पे जो हमें हेल्प मिल सकती है वो यही तक थी कि हमें मैक्सिमम अडॉप्टेबल डिस्टेंस। अब हम लोग इसके बाद जो कैरी कर रहे हैं वो है क्रॉसओवर का कंसेप्ट। क्रॉसओवर के लिए हमारे पास में क्रॉसओवर इज अल्टीमेटली डिफाइंड ओनली फॉर द प्रोजेक्टेड डिस्टेंस। ठीक है, अगर प्रोजेक्टेड डिस्टेंस है तो जो 1 to 5 डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज नाउ गोइंग टू मेजर्ड एज अ प्रोजेक्टेड डिस्टेंस, वो ऐसे मेजर होगा। ठीक है, तो अब इनको इस तरह से लिखें। उससे पहले ये यहां पर जब हम लोग इनको इस तरह से प्रोजेक्ट करते हुए आ रहे हैं, कुछ इस तरह से मिलेगा। अब इनको कनेक्ट करते हैं तो ये सेम वही डायग्राम है जो हमें वापस से इसमें बनता हुआ दिखाई दे, ए, बी और सी। ठीक है, लेकिन अब इस डायग्राम के अंदर ये हो गया R1, R2, ठीक है, और ये हमारे पास में डिस्टेंसेस है। इस डिस्टेंस को या इस डायग्राम को हम लोग प्रीवियस डायग्राम के साथ में मैच करते हैं ताकि वहां से हम लोग इसको रिलेट कर पाए। ठीक है, अब इसमें देखो हमारे पास में ये जो डिस्टेंसेस हैं उन्हें 1, यहां पर हो गया 2, 3, 4 और यहां पर हो गया 5। सेम ही डायग्राम है, बस अब इसमें यह है कि अब आपको जो दिखाई देगा वो सिर्फ और सिर्फ ये डॉटेड लाइन है, वही दिखाई देना चाहिए। अगर ये लाइन दिखाई दे रहा है तो उसके बेसिस पे नाउ यू कैन इजीली विजुलाइज कि हमको क्वेश्चन में दिया क्या गया है और उसमें पैरामीटर क्या थे हमारे लिए। 1, 2, 3, 4, 5 और हम लोगों ने कैलकुलेट किया क्या था इसके अंदर? ए बी डिस्टेंस को कैलकुलेट किया था और उसके बाद में रेस्ट वो तो आसानी से कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसमें जो समझने का खेल था वो बस यही था कि अगर हमें उस लाइन पे एकदम स्टिक हो चुके हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टेड डिस्टेंस से ही मतलब है, जब भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग आसानी से उस क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कर्व्ड पोर्शन था उसके अंदर आई होप ये सबको क्लियर है कि इसमें किस तरीके से हम लोगों ने वो रिवर्स कर्व को बनाया है और रिवर्स कर्व को बनाने के बाद में 1, 2, 3, 4, 5 को कैरी किया है इसके अंदर। ठीक है, अब वापस से वहीं पे देखते हैं। क्वेश्चन के लिए डायग्राम जो बन चुका था वो ये है कि हमारे पास में ये सेगमेंट को कुछ ऐसा बनाया गया। अब कैलकुलेशन को वापस से वही प्रोसीड करते हैं। ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी का फॉर्मूला क्या है? R1 प्लस R2। R1 और R2 दोनों तो सेम हो गए। ठीक है, तो वो हो गया 2R। तो AC को हम लोग लिख सकते हैं 2R स्क्वायर माइनस BC क्या था? R1 प्लस R2 माइनस D, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2R माइनस D होल स्क्वायर।
और ये AB है, स्क्वायर को इधर ले जाओ तो ये हो गया AB स्क्वायर। AB हमारे पास में प्रोजेक्टेड डिस्टेंस है। प्रोजेक्टेड डिस्टेंस उन्होंने जो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, जो हमारे पास में इंक्लाइंड डिस्टेंस दिख रहा है, जो समझ में ऐसा आता है कि यही हमारे पास डिस्टेंस है जो उन्होंने दे रखा है, एक्चुअली में वो डिस्टेंस है ही क्या हमारे पास में, ये है प्रोजेक्टेड डिस्टेंस। तो ये 32 मीटर है जो हमें वहां पे गिवन है। तो ये हो गया 32 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ठीक है, कैंसिल आउट हुआ यहाँ पे, तो वो मिलेगा 32 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू डी इक्वल टू आर। 32 स्क्वायर प्लस 8 डी है हमारे पास में 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8 और ये आर। अब ये 4 इंटू 8 32 कैंसिल आउट हुआ, 32 मिलेगा यहाँ पे, प्लस 8 से 8 कैंसिल आउट, 8 डिवाइडेड बाय 4 तो 2, आंसर रहा आर इक्वल टू 34। इसमें जो क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए गए थे वो ऑप्शंस इस तरह से थे, ठीक है। अब ये आंसर जो आ रहा है वो है 34 मीटर। अगर 34 मीटर के बेसिस पे जब चेक करते हैं तो उसमें एक थ्योरी जो परसेप्शन होता है वो कहीं ना कहीं पे जाता है कि हमारे को 64 इसमें अप्रोप्रिएट आंसर, मतलब 64 आंसर है जो उसके हायर साइड होना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक ये दिया जाता है कि अगर जितना ज्यादा रेडियस ऑफ द कर्व होगा, जर्नी उतनी ज्यादा कंफर्टेबल है, वो सही है, आंसर गलत नहीं है। लेकिन जब भी आईईएस के क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो उसके अंदर एक हिंट होती है कि हमें क्वेश्चंस के अंदर विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम लोग वहां पे जाते हैं। इफ देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड without using calculator, that means the answer is always going to be obtained as a nearer, it is never going to be as a exact answer। तो वो nearer answer जो है वो हमें मिलेगा। of course इसमें लॉजिक गलत है कि हमारे पास ये, लेकिन जो सारे क्वेश्चंस को जब हम लोग समराइज करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस इतने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो पढ़ते हैं, तो उनमें यही एक स्टेटमेंट है जो थोड़ा सा हमें कैरी होता हुआ दिखाई देता है कि आंसर्स हमेशा नियरर होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो उस केस को जब या उस लाइन को हम लोग वैलिड रखते हैं तो वो आंसर हमें इसमें दिखाई देता है 32 मीटर, वो यहाँ पर है। अभी रिसेंटली भी लास्ट ईयर भी ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें भी हमें यही कैलकुलेट करना था, सेम आइडेंटिकल मेथड से ही सॉल्व करना था। ये भी पहले 2 साल पहले का क्वेश्चन है, या लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी ऐसा आया था, तो उसमें भी आंसर एक नियरर है जो हमें वहां पर मिला था। तो आंसर है गया इसका 32 मीटर। क्वेश्चन में एक बार पूरा कंप्लीट समराइज कर देता हूँ, फिर उसके बाद में आगे मूव करते हैं। 2 पैरेलल ब्रॉडगेज ट्रैक्स हैं, रिवर्स कर्व से कनेक्टेड है, दोनों के लिए रेडियस ऑफ द कर्व सेम है, डिस्टेंस दोनों के बीच में 8 मीटर है, एंड मैक्सिमम अडोप्टेबल डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट पॉइंट्स इज 32 मीटर, ठीक है। अलाउबल रेडियस कैलकुलेट करना है। हॉरिजॉन्टल कर्व 3 होते हैं, फर्स्ट हो गया सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व और रिवर्स कर्व, तीनों के लिए इसमें कैलकुलेट होगा। हमारा क्वेश्चन रिवर्स कर्व के साथ ही इसमें हेल्प होता हुआ हमें दिखाई दिया है, ये हमारे पास में रिवर्स कर्व के लिए, ठीक है। अब इसमें ध्यान बस ये रखना था कि जो हमें क्वेश्चन के अंदर अडोप्टेबल डिस्टेंस जो दिया गया, टेंजेंट पॉइंट्स के जो बीच में डिस्टेंस है वो 3 हो सकते हैं, 1 to 3, 3 to 5, 1 to 5. Statement says maximum adoptable. That means the distance should be measured between 1 to 5. And if it is going to measure as a 1 to 5, that should be as an inclined value. But that question is going to be clubbed with crossover. Now the question is, if the crossover is going to be defined, that means we have to consider the effect of that projected distance in case of calculation. तो कैलकुलेशन के लिए जब वो प्रोजेक्टेड देखोगे तो वो ए बी हो गया हमारे पास में, और उसके बाद में रिमेनिंग डिस्टेंस है, ये ट्राइंगल सेम वैसे ही बनता हुआ गया ए बी सी के लिए, तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर और ये ए बी हमारे पास रहेगा, तो उसी के बेसिस पे इसमें कैलकुलेट हो। इसमें बस एक छोटा सा स्टेटमेंट और है, वो भी मैं आपको कन्विंस करना चाह रहा हूँ, वो ये कि जब भी ये क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं आईईएस के अंदर, नाउ इट इज एक्सपेक्टेड दैट स्टूडेंट्स शुड सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो जब ऑफकोर्स एग्जाम में हमारे पास में नहीं है, जब घर पे भी या कभी भी इसे हम जब सॉल्व कर रहे हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर ही अगर वो हमारे पास में आंसर है, तो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, तो डेफिनेटली आंसर जो मिलेगा वो टेंटेटिव होगा। तो वो टेंटेटिव आंसर ही है जिसे हम लोग यहाँ पे कैरी कर रहे हैं।
ठीक है। नेक्स्ट, जब कोई दो रेलवे ट्रैक एक ही लेवल पे जाके जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उसे लेवल क्रॉसिंग बोल सकते हैं, नहीं तो उसे क्रॉसिंग वर्ड ही हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, आप उसको इस तरह से देखो, यहाँ पे दो रेलवे ट्रैक्स हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं अदर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह का जो शेप बनता हुआ दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ डायमंड क्रॉसिंग। डायमंड एक वर्ड दिया जाता है हमारी सिंप्लिसिटी के लिए या उसको रिमेंबर करने के लिए, अदरवाइज हमारे पास में वो है सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉसिंग जिसमें दोनों ट्रैक्स एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। ये पूरी कैलकुलेशन हम लोग तब कर रहे हैं तब जब हमारे पास में ये इंफॉर्मेशन है कि दोनों ट्रैक्स के लिए गेज डिस्टेंस सेम है। ये कैलकुलेशन ही वैलिड तभी होगी। ठीक है, क्यों है वैलिड, कैसे होगा, उस सब चीज़ों को आगे चल के इसमें डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी के लिए बस इतना सा है कि हाँ ये डायमंड क्रॉसिंग को डिफाइन कैसे किया गया। तो डायमंड क्रॉसिंग इज डिफाइंड ओनली व्हेन टू कर्व्स आर गोइंग टू बी क्रॉस टू ईच अदर देन 90 डिग्री। तो वही हमारे पास में इस तरह से बनता हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें हमारी कैलकुलेशन कैसे होगी उन्हें चेक कर लो। सबसे पहले जो हमारा प्रीवियस एक डायग्राम है उसी से हम लोग रिकॉल करते हैं। ठीक है, अगर ये इस तरह का टर्न आउट है तो यहां पर जो एंगल बना था वो क्या था, क्रॉसिंग एंगल। ठीक है, अल्फा से उसको रिप्रेजेंट किया है। तो सेम वही लाइन यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं, भाई ये स्ट्रेट ट्रैक था, सपोज ये ऐसा कुछ आ गया तो हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया अल्फा। अब इस ट्रैक के साथ में कैसे कैलकुलेशन होगी उसे चेक करते हैं। ठीक है, ये एबीसीडी इस तरह से मार्क करते हैं। अब ये हो गया यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, गेज डिस्टेंस ई। अब इधर देखो, ये अगर हमारे पास में अल्फा है तो डेफिनेटली ये भी क्या हो गया अल्फा, इधर अल्फा है तो ये भी क्या हुआ अल्फा। अपने आप में बेसिकली ये हमारे पास में पैरेलल लाइंस की रिजल्ट है, इसीलिए हम लोग इस तरह से इस रिजल्ट को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं इजीली। ठीक है, तो अब आप इसमें एक ट्रायंगल देखो DEC, ये ट्रायंगल दिखा है, इसमें दो ट्रैक्स के बीच में डिस्टेंस हो गया गेज डिस्टेंस, दो रेलवे लाइंस के बीच में डिस्टेंस हो गया गेज डिस्टेंस। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम लोग ये CD डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए क्या लिखेंगे, साइन अल्फा इक्वल टू G डिवाइडेड बाई CD। तो CD इक्वल टू क्या मिला, G कॉसेक अल्फा। राइट, भाई इस ट्रायंगल के अंदर अगर हमारे पास में इफ यू आर गोइंग टू चेक दिस ट्रायंगल DEC, साइन अल्फा इक्वल टू G डिवाइडेड बाई CD, हेंस CD इक्वल टू G कॉसेक अल्फा। अब इसके बाद में जब भी कभी डायमंड क्रॉसिंग बनती है तो उसमें कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक हिंट होती है, या फिर एक तरह से कह सकते हो कि इसकी सारी कैलकुलेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। हम लोग सिर्फ एक हिंट का ध्यान रखते हैं और वो हिंट ये है कि डायमंड क्रॉसिंग के टाइम पर इनसाइड द डायमंड क्रॉसिंग देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ रोम्बस। तो जो रोम्बस की प्रॉपर्टीज हैं दोज प्रॉपर्टीज आर नाउ गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड इन डायमंड क्रॉसिंग। तो हमें बस वो डायमंड की जो रोम्बस की प्रॉपर्टीज है उनको बस इसमें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो वो किस तरह से होगा, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस, ऑल द साइड्स आर इक्वल। currently now we have calculated the value of CD so that AB, BC, CD, DA all the four values will be equal। ये चारों हमारे पास में अब इक्वल हो जाएंगे रोम्बस की प्रॉपर्टी को मैच करने के चलते। ठीक है, अब इसके बाद में सेकंड एम इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AC। वो इस तरह से कैलकुलेट होगा, इसमें ट्राइंगल देखते हैं AEC। अब इस ट्राइंगल में देखो द डिस्टेंस C डिस्टेंस इज मेंशन्ड एज अ G डिस्टेंस। एम इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AC। अगर ये एंगल अल्फा है तो टोटल एंगल भी अल्फा होगा, ये एंगल फिर कितना हो गया अल्फा बाई 2। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में देखो AEC, इस ट्राइंगल में अगर हम लोग चेक करते हैं तो उसमें C डिस्टेंस इज मेंशन्ड एज अ G डिस्टेंस। तो अगेन विद द हेल्प ऑफ साइन अल्फा बाई 2 दैट इज G डिवाइडेड बाई AC। तो AC इक्वल टू क्या मिलेगा, G कॉसेक अल्फा बाई 2। ठीक है, इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस दैट इज बोथ द डायगोनल विल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो उसमें हम इस तरह से रखते हैं 90 डिग्री हो गया, ये हो गया M मिड पॉइंट। ठीक है, अब इसका रिजल्ट कैसे हम लोग यूज करते हैं तो देखो MD इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं BD बाई 2, AM इक्वल टू लिख सकते हैं AC बाई 2। ठीक है, इसी में ट्राइंगल देखते हैं
AMD। तो इस ट्राइंगल में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, MD डिवाइडेड बाय AM। MD कैन बी रिप्लेस्ड विद BD बाई 2, AM कैन बी रिप्लेस्ड विद AC बाई 2। AC बाई 2 इज ऑलरेडी नोन टू अस, हेंस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MD। ठीक है, हमारे पास में जो रोम्बस की प्रॉपर्टी है जिसमें दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस कर रहे हैं, तो उस आइडेंटिटी का यूज किया गया और उस आइडेंटिटी में सिर्फ इतना सा ही रखा गया कि हमारे पास में MD बराबर जब देखेंगे तो वो हो गया BD बराबर BD डिवाइडेड बाई 2, AM इक्वल टू हो गया AC बाई 2। अब ट्राइंगल रह गया AMD, तो उसी में बस tan अल्फा बाई 2 अगर हम लोग अप्लाई करें तो हो गया MD डिवाइडेड बाई AM। MD की जगह पे BD बाई 2 रख रहे हैं, AM की जगह पे AC बाई 2 रखेंगे। AC की वैल्यू अभी ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ था, तो उसके बेसिस पे हम लोग MD की वैल्यू या BD की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हमें, राइट। अब उन्हीं को किस तरह से सॉल्व करना है उसमें चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये DEC इस ट्राइंगल को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा इक्वल टू G डिवाइडेड बाई CD। तो CD इक्वल टू मिला G कॉसेक अल्फा बाई कॉसेक अल्फा। रोम्बस प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसके चलते AB BC CD और DA इक्वल टू G कॉसेक अल्फा। अब इसी में नेक्स्ट हम लोग ट्राइंगल यूज करते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल AEC ये हो गया G अल्फा बाई 2, तो इससे लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू G डिवाइडेड बाई AC। तो AC इक्वल टू G कॉसेक अल्फा बाई 2। इसके बाद में रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले MD इक्वल टू BD बाई 2, AM इक्वल टू AC बाई 2। AC की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। तो आप उसमें फ्रॉम ट्राइंगल AMT इसमें लिखते हैं tan अल्फा बाई 2 MD डिवाइडेड बाई AM। MD इक्वल टू AM tan अल्फा बाई 2, AM इक्वल टू AC बाई 2 BD बाई 2, कैंसिल आउट, और BD इक्वल टू AC tan अल्फा बाई 2। AC की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास में, कॉसेक अल्फा बाई 2 को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन अल्फा बाई 2। tan अल्फा बाई 2 है साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो इसके चलते हमें मिलेगा G सेक अल्फा बाई 2 BD। ठीक है, टॉपिक एक बार समराइज करते हैं। डायमंड क्रॉसिंग के अंदर अदर देन 90 डिग्री पे जब भी कनेक्ट क्रॉस करते हुए जब दिखाई देंगे दो ट्रैक्स,
तो वो जो क्रॉसिंग फॉर्म होगा उसका नाम रखा जाएगा डायमंड क्रॉसिंग। ठीक है, अब इस डायमंड क्रॉसिंग के अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें इसमें कैलकुलेट करने होते हैं। सबसे पहले होता है ऑल द साइड्स ऑफ द डायमंड क्रॉसिंग, तो उसके लिए ए बी बी सी सी डी डी ए। इसमें हमें ध्यान ये रखना होता है कि यहाँ पर रोम्बस फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। रोम्बस के फॉर्म होने से बेनिफिट ये रहेगा कि जो रोम्बस की प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। बेसिकली ये स्टेटमेंट को ऐसा कहना चाहिए कि हमारे पास में जब दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो उसके चलते डेफिनेटली जो बनेगा वो अपने आप में रोम्बस ही बनने वाला है, तो वही हम लोग यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। तो हमारे पास में पहले ट्राइंगल रह गया DEC, उसमें G पता है तो CD कैलकुलेट हो गया। रोम्बस प्रॉपर्टी के बेसिस पे ABBC CD कैलकुलेट हो गया DA तक। इसके बाद में अब रह गया AC के लिए, तो ट्राइंगल मिल गया AEC, तो उसके बेसिस पे जब आप देखोगे तो वो मिल गया G cosec अल्फा बाई 2। और लास्ट में रह गया हमारे पास में BD, तो उसके लिए हमारे पास में सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस दैट इज बोथ द डायगोनल विल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। उस आइडेंटिटी का हम लोग यूज करते हैं और उसके बेसिस पर यहाँ पर ये फॉर्म होता हुआ हमें दिखाई देता हुआ जाए। ठीक है, और उन्हीं के बेसिस पर हम लोगों ने रिमेनिंग वैल्यूज को कैलकुलेट किया। डायमंड क्रॉसिंग के अंदर जो रिजल्ट था जिसमें हम लोगों ने ये जो डिस्टेंसेस कैलकुलेट हुए हैं वो क्यों कैलकुलेट किए गए या उसके पीछे का रीजन क्या था। ठीक है, कैलकुलेट तो हो चुके हैं, अब उसके रीजन को जो है या फिर कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें भी इसके अंदर प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले तो इस तरह से देखो, अगर कोई भी ट्रेन को स्ट्रेट ट्रैक में आना है तो डेफिनेटली उसके स्ट्रेट ट्रैक के मूवमेंट के लिए आते वक्त यहाँ पर गैप होना चाहिए, और अगर ये गैप नहीं देते हैं तो उसके चलते ट्रेन का मूवमेंट कभी भी स्ट्रेट नहीं हो पाएगा। आप ऐसे समझ लो इसको, अगर ट्रेन को 3 to 1 आना है तो डेफिनेटली वी हैव टू प्रोवाइड द गैप एट दिस लोकेशन, otherwise flange of wheels will not be permitted to move at this location. So flange of wheels के मूवमेंट के लिए ही हम लोगों ने ये गैप को दिया है। सेम लॉजिक इज वैलिड व्हेनेवर द ट्रेन्स आर मूविंग फ्रॉम 2 to 4 और 4 to 2। ठीक है, तो उसमें भी हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्लैंज ऑफ व्हील्स के मूवमेंट के लिए यहाँ पर इस तरह से गैप को क्रिएट करना है। ठीक है, अब इससे एक लाइन ये बन गई, क्या ये जो चारों सेगमेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो इतने पीसेज हैं जो कि चारों इक्वल हैं, क्या चारों सेगमेंट ऑल द 4 मेंबर्स आर प्रॉपर्ली डिस्कनेक्टेड टू द मेन रेल्स, राइट। इसमें वो हमें डिस्कनेक्ट होते हुए दिखाई दिए। इसके डिस्कनेक्ट होने से प्रॉब्लम क्या है, तो उस प्रॉब्लम को आप ऐसे समझ सकते हो, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो उसके चलते होता है क्या है कि कोई भी बॉडी किसी सरफेस के ऊपर जब एक्शन करती है तो उसका रिएक्शन जरूर होता है। तो उसके चलते होता क्या है कि अगर जिस सरफेस के ऊपर फोर्स लगाया गया है अगर उसकी रेजिस्टिंग कैपेसिटी कम है या वो प्रॉपर्ली डिस्कनेक्टेड है तो वो भी उसके साथ में लिफ्ट होने की कोशिश करते हैं। आप इस चीज को आप ऐसे देख सकते हो कि जब भी कभी हम लोग सैंडी सरफेस पे जब हम लोग वॉक करते हैं तो कुछ सैंड के पार्टिकल्स लिफ्ट होते हैं। इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि भाई जैसे हम लोग सैंड सरफेस के ऊपर जब भागना चालू करते हैं तो डेफिनेटली सम सैंड पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी लिफ्टेड इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि उस समय थ्रस्ट लगता है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में कुछ सैंड के पार्टिकल को छोड़ देता है। सेम टाइम पर अगर हम लोग उसी सैंड के सैंडी सरफेस के ऊपर जब भागते हुए जाएं, अपने आप को सडनली ब्रेक लगाते हैं तो उस समय भी एक थ्रस्ट लगता है, लेकिन उस समय थ्रस्ट की डायरेक्शन फॉरवर्ड होती है, उसी से तो सैंड के पार्टिकल फॉरवर्ड जाते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इन शॉर्ट ये हमारे पास 3 सेगमेंट है, या तो वॉक करें, रनिंग करते हैं या फिर हमारे पास में ब्रेकिंग इफेक्ट है। तीनों में ही सैंड के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हुए दिखाई देते हैं। तो आप उस लाइन को इस तरह से समझ सकते हो कि एक अगर मैं कहूं कि जिस स्पीड से भाग रहे हैं हम लोग, या जैसे वॉकिंग कंडीशन है और रनिंग कंडीशन है, तो दोनों में जो सैंड के पार्टिकल्स की लिफ्टिंग है वो दोनों में सेम होगा या डिफरेंट।
ऑफ कोर्स वो हमारे पास में डिफरेंट होगा। और अगर सैंड के पार्टिकल्स डिफरेंट हाइट से लिफ्ट हुए हैं बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो जब स्पीड ज्यादा है और एक है वॉकिंग कंडीशन, तो रनिंग और वॉकिंग दोनों में अगर कंपैरिजन करते हैं तो इन केस व्हेनेवर द बॉडी व्हेनेवर अ पर्सन इज रनिंग ऑन ए वन पर्टिकुलर सरफेस, the height of the sandy particles lifted in a backward direction is much higher as compared to the walking condition. That means अब वहां पे गैप जरूर आएगा, और अगर ये गैप आएगा तो उसके चलते ये बोल सकते हैं कि स्पीड के ऊपर सैंड के पार्टिकल्स लिफ्ट होते हुए जाएंगे। दूसरा इस तरह से भी बोला जा सकता है कि किसी एक बॉडी का वेट अगर ज्यादा है और दूसरे बॉडी का वेट कम है, तो जिस बॉडी का जितना ज्यादा वेट होगा उस बॉडी के चलते सरफेस के डैमेज होने के चांसेस उतने ही ज्यादा, मतलब लिफ्टिंग के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हुए भी हमें दिखाई देंगे। इन दोनों चीजों को रिलेट करते हैं और उसी से हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो प्रिपेयर होता है। और वो इस तरह समझो कि अगर लेट्स से द ट्रेन्स आर परमिटेड टू मूव इन अ 1 to 3 और 3 to 1, इस समय अगर मूवमेंट होगा विद अ हाई स्पीड, तो उससे हुआ क्या कि जैसे हाई स्पीड से होगा तो दीज टू रेल सेगमेंट विच आर डिसकनेक्टेड टू द मेन रेल्स are going to get the huge amount of the thrust. उस thrust के चलते now this rail segment will start to move in a longitudinal direction, either in a forward direction or in a backward direction depending on the train's movement, but definitely there will be movement of the rail segment. अब इस rail segment के movement को अगर रोकना है तो उसके लिए तरीका क्या है? weight of the train तो कम कर नहीं सकते, तो एक ही तरीका रहा कि speed of the train कम कर दिया जाए। तो हमारे पास में 1 to 3 में स्पीड या 3 to 1 में स्पीड को कम कर दो, जिसके चलते मूवमेंट नहीं होगा। अच्छा, मूवमेंट हुआ तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये जो गैप यहां पर इन दोनों के बीच में जो गैप दिया गया है वो गैप फिल हो जाएगा, और एक बार अगर गैप फिल हो गया तो क्या 2 to 4 या 4 to 2 वाला जो ट्रेन का मूवमेंट है क्या कभी हो पाएगा? तो हमारे पास में एक लाइन बनी, एट डायमंड क्रॉसिंग डेफिनेटली देयर विल बी रिडक्शन इन द स्पीड सो दैट द ट्रेन मूवमेंट विल बी परमिटेड इन अनदर ट्रैक कंडीशंस। तो वो ऐसा होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा, चारों के चारों रेल सेगमेंट है, डिसकनेक्टेड है, चारों के चारों मेंबर्स को जब आपस में कनेक्शन बनाना है तो उसमें 3 ही कनेक्शन है, बोल्टेड, रिवेटेड, वेल्डेड। तो तीनों में से वेल्डेड तो हो नहीं सकता, ऑफ कोर्स अगर वेल्डेड कर दिया तो फिर तो गैप फिल हो जाएगा, रिवेट के साथ होगा नहीं, वो परमानेंट कनेक्शन बना देगा। थर्ड रह गया कौन सा? बोल्टेड। तो बोल्टेड कनेक्शन है जिसे यहां पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब बोल्टेड कनेक्शन खुद अपने एक डिसएडवांटेज के साथ आता है कि whenever there is a bolted connection, definitely due to this heavy movement or vibrating loading condition, it might be possible that these bolts will come out easily. Now what will be the disadvantage of that? If these rails are not going to be hold properly at this connection, अगर वो यहाँ पे प्रॉपरली होल्ड ही नहीं होंगे तो जैसे ट्रेन का मूवमेंट होगा फिर मूव कर जाएगा, तो उसके चलते मेंटेनेंस की भी जरूरत होगी। तो अब यहाँ से आपके 2 स्टेटमेंट तैयार हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, at the diamond crossing speed of the train must be reduced, and second, whenever there is a diamond crossing regular maintenance is required, तो वो भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है जिसके साथ में। तो अब इसको इस तरह से समझो कि जो कर्व्ड सेगमेंट है, कर्व्ड सेगमेंट पे पूरा का पूरा रेल असेंबली है। अभी तो हमने बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर लिया था बिकॉज जब ग्राउंड पर है और एकदम नॉर्मल सरफेस पे है तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कर्व्ड पोर्शन पे होगा तो कैलकुलेट करने के लिए हमें जो वेरिएबल्स के साथ में आएगा, रोम्बस प्रॉपर्टीज वहां पे वैलिड नहीं हो पाएंगी, तो हम लोग उसे एक थ्योरी इस तरह से बनाते हैं कि ऑन द कर्व्ड पोर्शन दिस डायमंड क्रॉसिंग शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। तो ये वहां पे अवॉइड करता हुआ भी हमें दिखाई देना चाहिए। तो ये कुछ रिजल्ट है जो हमें यहाँ पर इसमें बनते हैं डायमंड क्रॉसिंग के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक रिजल्ट ये भी होता है कि जब ये डायमंड क्रॉसिंग फॉर्म होता है तो उस केस के अंदर ट्रेन्स का मूवमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है। मतलब आप ऐसे समझो कि 1 to 2 है, 2 to 1 है, या 3 to 4 है, या 4 to 3 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे यहां पे चले जाए या इधर से यहां पे चला जाए, ऐसा ट्रेन का मूवमेंट यहां पर पॉसिबल नहीं। तो एट डायमंड क्रॉसिंग इफ यू वांट टू प्रोवाइड द ट्रेन्स मूवमेंट फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक, then we have to provide the special arrangement, and that special arrangement is called as a slip arrangement, ठीक है। तो उस केस में वो अरेंजमेंट कैसे दिखाई देगा? कुछ इस तरह से, इसे बोलेंगे सिंगल स्लिप अरेंजमेंट। सिंगल स्लिप का मतलब वो एक ही डायरेक्शन में परमिटेड है, ठीक है। तो वो हो गया हमारे लिए, अब इस ट्रैक से यहां पे भी चले जाएंगे तो वो हमारे लिए हुआ सिंगल स्लिप अरेंजमेंट।
अगर सपोज ऐसा कोई सिचुएशन हो तो उसे हम लोग बोलेंगे डबल स्लिप अरेंजमेंट, जिसके अंदर हमारे पास में एक ट्रैक से दूसरे में और इधर से यहां पर भी मूवमेंट होता हुआ हमें दिखाई देता हुआ जाए। जब डायमंड क्रॉसिंग फॉर्म होता है तो उस केस में क्रॉसिंग एंगल्स भी फॉर्म होते हुए हमें उसमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये दोनों जो फॉर्म हो गए वो हो गए हमारे पास में 90 डिग्री से लेस, तो ये हो गया एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, ठीक है। और ये यहाँ पे दो फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे, तो ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल क्रॉसिंग। सो इन केस ऑफ डायमंड क्रॉसिंग्स देयर विल बी 2 acute angle crossings and 2 obtuse angle crossings, जो इस तरह से फॉर्म होते हुए हमें इसमें दिखाई दे। ठीक है, अब इस डायग्राम को जब हम लोग चेक करें तो ये ऑलमोस्ट वैसा ही डायग्राम है। इनफैक्ट ये इनसाइड वाला अपने आप में हो गया हमारे पास में डायमंड क्रॉसिंग। अब इसमें जब चेक करो तो सबसे पहले एक्यूट एंगल क्रॉसिंग्स और ऑब्ट्यूस एंगल क्रॉसिंग्स कितने हैं उन्हें इसमें हमें चेक करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रैक से गया, यहाँ पर हुआ एक्यूट एंगल क्रॉसिंग्स, सेकेंड ट्रैक से, तो इस तरह से ये तो 4 हो गए हमारे पास में एक्यूट एंगल क्रॉसिंग्स। अब सिमिलरली अगर उस डायग्राम को इंप्लीमेंट करोगे तो ये हो गया हमारे पास में 6 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग्स एंड 2 ऑब्ट्यूस एंगल क्रॉसिंग्स। ये सीजर की तरह से हमें दिखाई देता है, ठीक है, और उसी के बेसिस पे इसे नाम दिया जाता है सीजर क्रॉसिंग, ठीक है। टॉपिक समराइज करता हूं। जब भी कभी डायमंड क्रॉसिंग्स की बात करते हैं तो डायमंड क्रॉसिंग्स के अंदर जो पीछे का टॉपिक है वो हम लोगों ने पढ़ा ही इसलिए था ताकि हम लोग जो ये डिसकनेक्टेड पोर्शंस हैं इनके टोटल लेंथ को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। टोटल लेंथ को कैलकुलेट करने के बाद में हमारे पास में हमें ये बेनिफिट होता है कि हम लोग जो प्रैक्टिकल लाइफ के जो स्ट्रेट ट्रैक है उन स्ट्रेट ट्रैक के अंदर कितने कितने सेगमेंट के हमको प्रोवाइड करने हैं मेंबर सेक्शन, जिसको हम लोग प्लेस कर सकें, जिसके बाद ये कनेक्शन बन सके, क्योंकि ये सारे मेंबर सेक्शन डिस्कनेक्ट होंगे, अगर नहीं हुए तो फ्लैंजो व्हील्स का मूवमेंट परमिटेड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ये भी है कि हमारे पास में जब भी कभी डायमंड क्रॉसिंग्स प्रोवाइड करते हैं तो एट डायमंड क्रॉसिंग्स डेफिनेटली द स्पीड ऑफ द ट्रेन मस्ट बी रिड्यूस्ड, जिसके चलते ही हमारे पास में ये अपने आप में अपनी लोकेशंस पे रहते हुए जाएंगे। इनका कनेक्शंस भी हम लोगों ने जो दिया है वो बोल्टेड कनेक्शंस के साथ में, और अगर बोल्टेड कनेक्शंस दे रखा है तो डेफिनेटली उसमें रेगुलर मेंटेनेंस की भी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, तभी जाकर यहाँ पर ये वाला मूवमेंट या ये डायमंड क्रॉसिंग लॉन्ग लास्टिंग होता हुआ दिखाई देगा। कर्व्स पे हम लोग इस सेगमेंट को या कर्व्स पे ये वाला जो अरेंजमेंट है इसे हम लोग अवॉइड करते हैं। उसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल सा है, क्योंकि कर्व्स पे प्रॉब्लम इतना सा आता है कि अगर ये वाला सेगमेंट दे दिया जाएगा तो वहां पर जिस आइडेंटिटी के बेसिस पर हम लोगों ने सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट किया है वो आइडेंटिटी वहां पे हमें ऑब्टेन ही नहीं होगी, और जो चीज ऑब्टेन ही नहीं हुआ तो उसके बेसिस पे हमें नई थ्योरी या नए रिजल्ट्स को उसमें बनाना होगा, ठीक है। स्पीड ऑफ द ट्रेन पहले रिड्यूस हो चुका है, रेगुलर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो इन सब चीजों से एक स्टेटमेंट ऐसा बनता है कि ऑन द कर्व सेगमेंट दिस डायमंड क्रॉसिंग शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। इसके बाद में एक स्लिप अरेंजमेंट थ्योरी आती है, ये जस्ट एक ऑब्जेक्टिव में सीधा टू द पॉइंट स्टेटमेंट है, वो आपको मिले तो उसके लिए मैं आपको स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। स्लिप अरेंजमेंट जब भी दिया जाता है तो उसका पर्पज सिर्फ इतना सा होता है कि स्लिप अरेंजमेंट में trains are permitted to move from the one track to another track at diamond crossing
it is going to be called as a single slip arrangement and it is going to be called as a double slip arrangement, because in the trains in that condition trains are going to move from one track to another, and यहाँ पर भी हमारे पास में मूवमेंट होता हुआ दो डायरेक्शंस में हमें दिखाई देता है। जब भी कभी डायमंड क्रॉसिंग फॉर्म होता है तो वहां पर एक्यूट एंगल क्रॉसिंग्स भी बनते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल क्रॉसिंग्स भी बनते हैं, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम होगा वो हमें मिल गया एक्यूट एंगल क्रॉसिंग्स के लिए, ठीक है, जिसमें दो एक्यूट एंगल क्रॉसिंग्स हैं और ये वाला होगा ऑब्ट्यूस एंगल क्रॉसिंग्स। तो दो ऑब्ट्यूस एंगल क्रॉसिंग्स है जो हमें इसमें मिलते हुए दिखाई दे। इन्हीं रिजल्ट्स को जब यहाँ इंप्लीमेंट करोगे सीजर क्रॉसिंग के अंदर तो हमारे पास में ट्रैक्स के बेसिस पे सीजर की तरह से दिखाई देता है, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एज अ सीजर क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास में आउटर इनर क्रॉस हुआ अल्फा, यहाँ पर ये भी अल्फा ये इस तरह से रह जाए और ये सेम इंप्लीमेंट हुआ एज इट इज जो यहाँ पे मिले, तो ये हो गया हमारे पास सीजर क्रॉसिंग। तो इन केस ऑफ सीजर क्रॉसिंग्स देयर विल बी 6 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग्स एंड 2 ऑब्ट्यूस एंगल क्रॉसिंग्स, ठीक है। ये हमारे पास में जो चैप्टर है जिसके अंदर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स है उसके मोस्टली सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे इसमें कंप्लीट होते हैं। जो ये हमारे पास में थर्ड चैप्टर है जिसमें हम लोग पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग से इसको स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर एक्चुअली में स्टार्ट हुआ था हमारे पास में कोनिंग ऑफ व्हील शेप के साथ में। कोनिंग ऑफ व्हील शेप हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके अंदर हमारे पास में रह गया कि शेप ऑफ द व्हील्स को किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, क्या उसके पीछे के लॉजिक रहे। टीयरिंग वियरिंग के जो बात करते हैं, चाहे वो हमारे पास में रेल सेक्शंस के टीयरिंग हो या फिर हमारे लिए व्हील्स की टीयरिंग हो, उन टीयरिंग वियरिंग को अवॉइड करने के लिए कोनिंग ऑफ व्हील्स हमें हेल्प करता है अवॉइड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में व्हील्स का फ्री मूवमेंट होना या फिर हमारे पास में हाई स्पीड से मूवमेंट है, ये हमारे पास में कोनिंग ऑफ व्हील्स के चलते ही पॉसिबल हो पाया था। या डिफरेंट जगह पर जो फ्री मूवमेंट हुआ है उससे अपने आप उन्होंने रेडियस ऑफ द कर्व को अपने अकॉर्डिंग ही उसमें अरेंज किया है या सेलेक्ट किया था, ताकि अपने आप में हमें कहीं पर उन्हें गाइड करने की, जैसे हम लोग रोड व्हीकल्स पे होता है तो उन्हें गाइड करने की जरूरत हम लोगों को नहीं होता हुआ है। इनफैक्ट यहाँ से एक लाइन मिली थी कि ऑल द ट्रेन मूवमेंट्स आर गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय द ग्राउंड पर्सन ओनली, ठीक है। इसके बाद में थ्योरी हम लोगों को मिली थी कि जब भी कभी एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जब जाते हैं तो किस तरह का अरेंजमेंट होगा। वो अरेंजमेंट हमारे पास में था पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के बेसिस पर, जिसके डिफरेंट सेगमेंट देखे थे, जिसमें हम लोगों ने टंग रेल देखा था, थ्रू ऑफ स्विच था, स्ट्रेचर बार था, चेक रेल, विंग रेल, इन सबको उसमें प्रोवाइड किया गया था। इसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो ये था कि हील ब्लॉक क्या होता है, हील ब्लॉक को कैसे प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ पर होगा, इसका पर्पस क्या है, ठीक है, इसको डिस्टेंस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, ये कुछ हमारे पास में उसके स्टेटमेंट थे। इसी के बाद में जो चैप्टर में हमारे लिए था कि हम लोग कोई भी जो ये टर्नआउट प्रोवाइड करते हैं, टर्नआउट को प्रोवाइड करने के बाद में हमारे पास में एक रिजल्ट ये रह जाता है कि हम लोग जो भी कोई टर्नआउट होगा उस टर्नआउट के अंदर पैरामीटर्स कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें अल्टीमेटली उस कर्व में बना के वहां पे रखना है, तो किस तरह से उनके जो डायमेंशन है उन्हें कैलकुलेट करना है। तो CL हो गया कर्व लीड रेल, R0 आउटर रेडियस, R1 हो गया SL स्विच लीड रेल और L हो गया लीड रेल, इनको कैलकुलेट करना था। इनके टोटल 3 मेथड हैं जिन्हें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है या बुक्स में हम लोग पढ़ते हैं। आपके जो एग्जाम्स के अंदर होता है वो एक ही मेथड है, इसी के ही क्वेश्चन है जो आज तक थ्रू आउट किसी भी एग्जाम्स में हम लोग जो देखते हैं इसी के क्वेश्चन से पूछते हैं। बाकी बिगर क्वेश्चन बहुत बड़े फॉर्मूले हैं, वो आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन बुक्स वगैरह में डिटेल में मिलता है, वो अननेसेसरी आपका पार्ट हो जाता है। इसके बाद में हमारे पास में हम लोगों ने क्रॉस ओवर को समझा। क्रॉस ओवर 2 तरह से प्रोवाइड किए थे। क्रॉस ओवर इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ कर्व्ड इंटरमीडिएट पोर्शन और स्ट्रेट इंटरमीडिएट पोर्शन। स्ट्रेट इंटरमीडिएट पोर्शन के अंदर डी वाला जो पोर्शन था दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोजेक्टेड डिस्टेंस दैट वी हैव टू कैलकुलेट, और उसके बाद में एक जो अभी वाला रह गया जिसके अंदर था कर्व्ड इंटरमीडिएट पोर्शन, उसमें भी हम लोगों ने एक बिगर ट्रायंगल के बेसिस पे उसको ऑब्टेन करने की कोशिश की थी। यहाँ हमारे पास में ये क्रॉसिंग एंगल जो रह गया था, क्रॉसिंग एंगल को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ क्रॉसिंग के साथ उसको रिलेट करवाया था। 3 मेथड थे, तीनों में से इंडिया में सिर्फ एक ही मेथड काम आता है, राइट एंगल ट्रायंगल मेथड, और उसी के बेसिस पे सारे रेलवे ट्रैक है जिनको बनाया गया है, उसी के क्वेश्चन हमारे पास में होते हैं, उन्हीं को हम लोग उसमें सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में ये था डायमंड क्रॉसिंग। तो डायमंड क्रॉसिंग के लिए जो सॉल्व करना होता है तो हमें बस इतना ही ध्यान रखना होता है कि डायमंड क्रॉसिंग अपने आप में डिफाइन ही तब होगा तब जब दोनों सेम ट्रैक पे हमको या सेम लेवल पे हम लोगों को दिखाई देते हुए जाएंगे और दोनों का गेज डिस्टेंस भी सेम होगा, ताकि बेसिकली हमारा एम ये है ताकि हम लोग रोम्बस की प्रॉपर्टीज को उसमें इंप्लीमेंट कर सकें और उन वैल्यूज को ऑब्टेन कर सकें जिनके लिए हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ के बाद में इन चैप्टर्स में अब हमें थोड़ा सा ये जो अभी नेक्स्ट चैप्टर होगा
उससे पहले हमें बस अब एक लाइन है जो याद रखना है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए जो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसका जो कंसेप्ट डिस्कस हुआ था उसको ही याद रखें, तो उसी से हमारे आगे के जो कंसेप्ट्स हैं उनको हम लोग उसमें रिलेट करते हुए चलते हैं। सीजर क्रॉसिंग होना, स्लिप अरेंजमेंट, सिंगल स्लिप या डबल स्लिप अरेंजमेंट, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। जब डायमंड में देखते हैं तो 2 एक्यूट है, 2 ऑब्ट्यूस हो गया, सीजर में देखेंगे तो 6 एक्यूट हो गया, 2 ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये हमारे पास में जो थर्ड चैप्टर है जो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के बेसिस पे थे, इसमें आपके ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इसमें कंप्लीट होते हैं।